you have to acquire a certain level of skill. फ्रीलांसिंग में भी स्किल्स हैं, स्किल एक्वायर करना और स्किल में महारत हासिल करना। स्क्वाटिंग एक स्किल है, डेडलिफ्टिंग स्किल है, ये एकदम से नहीं आती है। फिटनेस में आके एकदम से नो पेन नो गेन, गो हार्ड और गो होम। फॉर एग्जाम्पल 100 kg का आदमी है, उसको वेट लॉस पे आ रहा है। जितना बंदे मेरे पास वेट लॉस के लिए आए उनको मैंने क्या कहा, ईट लेस मूव मोर, ईट लेस मूव मोर। ये इन्वेस्टमेंट है, दिहाड़ी नहीं है। उसको इनकॉर्पोरेट करें प्रॉपर्ली। तो मिलियनर बनने के लिए मुझे जो है वो चैरिटी इवेंट्स पे जाना चाहिए, राइट? क्योंकि बिल गेट्स वही करता है। हमारी एक्चुअल साइंस हमारी अपनी साइंस से कन्फ्लिक्ट खा रही होती है। मुझे क्लाइंट से 100% परफॉर्मेंस आज ही चाहिए, नहीं आएगी। नहीं आई, हम तो शौक से जा रहे हैं उसके बाद भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। ट्रेनर्स ही बुली कर रहे होते हैं कि नहीं ये तुमसे नहीं होगा, क्योंकि उसने फैट लॉस सप्लीमेंट खा लिया है तो अपनी डाइट का ख्याल कर रहा है कि मैंने इतना खर्चा किया हुआ यार, दवाई ली हुई है, अब मैं डोनट नहीं खाता। आपने प्रोटीन सर्विंग अपनी पूरी करनी है। पागलों वाली डाइट मैं किसी को कभी रेकमेंड नहीं करता। खवातीन आज की तारीख में वो सारे काम कर रही हैं जो मर्द कर रहे हैं। आपके लिए तो ज्यादा जरूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर मैं अपने लिए काम करूंगा ना, मेरे पास 10 क्लाइंट्स आएंगे। मैं इंडस्ट्री के लिए काम करूंगा, मेरे पास 1000 क्लाइंट्स आएंगे। तो दिस इज हाउ कोऑपरेशन वर्क्स। कंपटीशन देना जो है दैट इज वाजिब ऑन यू। क्या वाकई जिम जाने के लिए कोई खास पर्सोना चाहिए होता है? देयर इज नो सर्टेन पर्सोना, एवरीबॉडी इज देयर टू हेल्प यू। करिश्मा इज अ वेरी बिग थिंग इन लाइफ। अगर करिश्मा नहीं है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जिल्च है। इफ यू आर अ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट यू शुड वांट टू लुक गुड फॉर योर पार्टनर। एक्सरसाइज एंड जिमिंग इज नॉट लाइफ, इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। लॉन्ग टाइम नो सी, मुझे लग रहा है क्योंकि इतनी सारी बातें मेरे पास जमा हो गई हैं कि लग रहा है संभालनी अंदर मुश्किल हो गई है। फाद भाई 2024 हैज़ बीन द मोस्ट एक्साइटिंग ईयर ऑफ माई लाइफ। माशाल्लाह। हमने जिम बड़ी बिल्डिंग में शिफ्ट किया। कोई 1500 अकाउंट से हज़ारों की फॉलोअर्स में मेरा इंस्टाग्राम चला गया। माशाल्लाह। 20 के करीब मैंने पॉडकास्ट किए हैं। डिफरेंट जगहों पे यूनिवर्सिटीज़ में एज ए मोटिवेशनल स्पीकर गया हूँ। टेड टॉक मैंने की है। अभी फ्यूचर फेस्ट पे गया हुआ था, वहाँ लाखों लोग आए हुए थे, वहाँ फिटनेस की बातें की हैं। तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है फाद भाई, समझ नहीं आ रही कि आगे स्टोरी कहाँ जाएगी। बस आई एम रियली एंजॉयिंग माय सेल्फ। इम्पोस्टर सिंड्रोम है एंड इट्स सपोज्ड टू हैपन। ये होता है हर ऐसे बंदे के साथ, क्योंकि जब इंसान के अंदर पोटेंशियल होता है ना और वो अपना पोटेंशियल थोड़ा सा गेज करने के लिए अपने आप के अंदर से चीज़ें निकाल रहा होता है तो उसे शक होना शुरू हो जाता है कि यार क्या मैं शायद इतना अच्छा नहीं हूँ या कोई मसाइल हैं। एंड दिस इज़ हेल्थी, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली ट्यून इन कर लेंगे बाय द पैसेज ऑफ टाइम। तो आपके अंदर से फिर पर्सनल स्टोरीज भी निकलती हैं, लोग रिलेट करना शुरू करते हैं। और इम्पोस्टर सिंड्रोम किसको नहीं होता? हर किसी को होता है। हर बंदा समझता है कि यार मेरे, और ये अच्छी चीज़ है ना, मतलब अगर बंदा समझे कि यार मुझे सब कुछ आता है और मैं शायद कम कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, वो गलत चीज़ है। आप ये समझें कि यार मुझे कुछ नहीं आता और मैं जो बोल रहा हूँ वो सही भी है, लोग शक करेंगे, क्या करेंगे, देन कहीं ना ऑटोमेटिकली अपने आप को दुरुस्त कर रहे होते हैं। I think being wrong multiple times in your life is what drives your confidence forward also. ऐसे ही है। फेल कर करके गलतियां कर करके आदमी फिर गलती करने से जब डरना बंद कर देता है तब ग्रोथ शुरू होती है। और पर्सनल स्टोरीज पे ऐसी निकल के आती हैं। व्हेन यू एक्सेप्ट कि हाँ यार ये भंड हो गए और अब कोई और ना कर ले तो समझा दें लोगों को। मतलब सिंपल सी बात है, वी बोथ हैव हिट ऑलमोस्ट 39, ठीक है? तो अल्लाह का शुक्र है मेंटालिटी भी काफ़ी मिलती जुलती है और फिटनेस के हवाले से तो और मिलती जुलती है। तो आई कैन रिलेट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू स्पीक। मतलब मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपकी चीज़ें देख रहा होता हूँ और वो जो अवतार आप फॉलो कर रहे हैं, जिसको आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, दे हैव बिन, मतलब आई हैव बिन रिलेटिंग टू योर कॉन्टेंट, तो पीपल हैव बिन रिलेटिंग। और इस तरह की एग्जाम्पल्स चाहिए, सही है? क्योंकि आपको देख के बहुत सारे लोग बोलेंगे अभी ये चूज़ा हमें क्या बताएगा फिटनेस के बारे में, क्योंकि हमें चूज़ा कहा जाता है आपकी और मेरी जैसी बॉडी को देख के। लेकिन हमें पता है, आपको पता है, मुझे पता है, अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो हमें देखते बोलते हैं यार बाबर भाई या फाद भाई आप जैसी बॉडी चाहिए। एंड दे आर आर ऑडियंस, ठीक है? और उसी ऑडियंस के लिए है ये। और जिनको लगता है हम चूज़े हैं और हमें कुछ नहीं आता तो वो कोई और चैनल देख सकते हैं। बहुत सारे लोग आई टेल यू जो मैं अपने ऑडियंस में मानता नहीं था अब वो बन रहे हैं। अ लॉट ऑफ पीपल relate to my past more than they do with my present. ये जो हमने फेरी टेल बना दी है ऑफ एन अगली डकलिंग टर्निंग इनटू अ स्वान इवेंचुअलिटी में, ये इस चीज़ से बहुत लोग जो है वो मोटिवेट हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रील डाली थी, ऋतिक रोशन की तरह मैं दिखना चाहता हूँ, तो उस पर इतने पॉजिटिव कमेंट्स, इतनी चीज़ें आई। आई मीन जस्ट द फैक्ट कि एक बंदा इस दुनिया में सोचता है कि मैं उस जैसा दिखता भी हूँ, मेरे लिए ही बहुत है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मैंने इस तरह की छोटी मोटी एक दफ़ा लगाई थी कि जॉन अब्राहम जैसे मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ,
तो करने वाले बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि देखें मैंने एक सर्टिफिकेशन की है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, NLP सर्टिफिकेशन की है, तो वो एक माइंड साइंसेस की है, लाइफ कोच की सर्टिफिकेशन है। तो उसमें एक चीज़ मैंने पढ़ी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, इट्स ऑल अबाउट मॉडलिंग। यू मॉडल द सक्सेस स्टोरीज, यू मॉडल द पीपल दैट यू वांट टू बी लाइक। ठीक है, अब जॉन अब्राहम को अगर आप देखते हैं और आपको ऐसा दिखना है तो उसका मतलब है कि आपको उसकी लाइफ पढ़नी पड़ेगी। आइंस्टाइन जैसा दिखना है या आइंस्टाइन जैसा सोचना है तो उसकी लाइफ की स्टोरी पढ़नी पड़ेगी और फिर उसके पैकेज को लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको जॉन अब्राहम की बॉडी चाहिए और आइंस्टाइन की लेगेसी चाहिए या जीनियसनेस चाहिए तो आप बोलें कि यार बस ये ले, इसके बारे में पढ़ूँ, बाकी ना देखूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं उसकी बॉडी में, उसकी इंटेलिजेंस में, हर चीज़ में। तो ये जब हम बेसिकली अपने आप को पूरा वी ले बेयर आवर सेल्व्स कि यार ये है, ये गलतियाँ हैं हमारी, ये सारे मसले हैं, या ये बन करके हम यहाँ तक आएँ, तो वी आर एक्चुअली पुटिंग एवरीथिंग आउट देयर। अभी रिसेंटली मैंने अपनी एक लव स्टोरी शेयर की, एक कहानी है एक प्लेटफॉर्म पे, तो काफ़ी लोगों ने उसको लाइक किया। मैंने पहली दफ़ा अपनी एक इंटीमेट स्टोरी, लव स्टोरी बताई थी लोगों को, पीपल स्टार्टेड चैंटिंग अबाउट इट कि यार बहुत ज़बरदस्त है, मतलब बड़ी हिम्मत वाली बात है, अब्बा को तुमने लेटर लिखा, अपने लव लाइफ के बारे में बताया। तो मुझे नहीं, अच्छा मेरे अब्बा ने भी देखा, मेरे अब्बा ने कहा यार वो तुम्हारी स्टोरी मैंने देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। फिर अम्मा ने मुझे बताया, तुम्हारे अब्बा ने मुझे पूरी स्टोरी दिखाई है कि देखो पूरी कितनी अच्छी बोले, और ये 20 साल पुरानी स्टोरी है, तो पहली दफ़ा मैंने पब्लिकली बताई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम और आप बैठ के जब खुल के बात करते हैं तो लोगों को पता चलता है कि यार भाई इनकी लाइफ भी ऐसी रोज़ी नहीं है, इन लोगों ने बहुत सारे मसले किए हैं। अब सिलसिला ये है कि अब टिप ऑफ द आइसबर्ग आपको नज़र आ रहा है, अब जो आइसबर्ग है हम उसकी बात करने बैठे हैं कि भाई नीचे क्या क्या मौजूद है, जो कि पता चले कि भाई हम किस चीज़ से गुजर रहा है। आपके साथ ये जो एपिसोड है इसको पूरी कोशिश मैं करूँगा कि पिछले एपिसोड से इंतहाई मुख्तलिफ हो, और ये होनी भी जा रही है क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज जिसमें बात करूँगा जो कि लास्ट से इंस्पायर्ड भी हैं। फिर बीच में मैंने आपकी जर्नी देखी, मैंने कहा यार दीज आर द थिंग्स आई शुड आस्क यू। तो आप एक बिज़नेस ओनर भी हैं, आप एक फैमिली मेम्बर भी हैं, एक ब्रेड विनर भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं पर्सनैलिटी में आपकी। एक ज़माने में मेडिसिन और एजुकेशन को कहा जाता था नोबलेस्ट प्रोफेशन है। वक्त के साथ साथ लोग इवॉल्व हुए, उनकी अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व हुई, थिंकिंग इवॉल्व हुई। फिर उन्होंने देखा कि नहीं यार ऐसा भी नहीं है, मतलब ये लूटते हैं। सही है, आप डॉक्टर के पास जाएँ तो डॉक्टर आपको ये टेस्ट लिख के दे देता है, फिर मूवीज़ भी बनना शुरू हो गई, फिर वो डॉक्यूमेंट्रीज़ भी आ गई किस तरह लूट रहा है मेडिसिन आपको। फिर एजुकेशन में भी यही सीन है कि ख़ासतौर पर एजुकेशन सिस्टम बड़ा पीछे चल रहा है और किस तरह वो हमें लूट रहा है, किस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एजुकेशन सिस्टम को निकाला और 9 to 5 प्रोफेशन निकालने शुरू कर दिए। बट इन दोनों की अपनी अपनी जगह एक वैल्यू है एज ए नोबलेस्ट प्रोफेशन। सेम इज़ द केस विद फिटनेस। लेकिन फिटनेस शुरू से ना नोबलेस लोगों को लगा नहीं है, उनको लगा है कि ये बॉडियाँ बनाते हैं और ये स्टेरॉयड लगाते हैं और ये जिम में ये उल्टी सीधी हरकतें होती हैं और इनको कोई काम ही नहीं है, ये नल्ले होते हैं, यहाँ से फारिग होते हैं, इनको दिमाग होता नहीं है, सिर्फ बॉडी बनाते हैं और बॉडी दिखाते हैं और काम करते रहते हैं। इसी वजह से काफ़ी हमारे खास और पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज़्यादा मसले रहे। इसी वजह से हमारे पेरेंट्स डोंट अप्रूव ऑफ गोइंग टू जिम ऑल ऑफ अ सडन, दे डोंट अप्रूव ऑफ टेकिंग वे प्रोटीन ऑल ऑफ अ सडन। बहुत सारी चीज़ें स्टिग्मास अटैच्ड हैं इससे, जो कि मेडिसिन और उससे नहीं है, जबकि ये भी नोबलेस्ट प्रोफेशन है। तो मेरा सवाल ये है कि फिटनेस एज ए नोबलेस्ट प्रोफेशन कहाँ कहाँ आपको लगता है कि है, और कौन कौन सी ऐसी मैल प्रैक्टिसेस आपने ऑब्जर्व किए हैं जो कि जस्टिफाइड है कि हाँ यार अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो ये नोबलेस्ट प्रोफेशन नहीं लगेगा लोगों को? पहले तो सर थोड़ा सा फिटनेस को मैं डिफेंड करूँगा। हमने नोबल प्रोफेशन कहा एजुकेशन को और हमने कहा मेडिसिन को। इन दोनों एरियाज़ में यू हैव टू एक्वायर अ सर्टन लेवल ऑफ स्किल, यू हैव टू अटेन सम नॉलेज। और ये प्रोसीजर लेट्स से आज आप मेडिसिन अगर परसू करते हैं एज अ प्रोफेशन, बहुत सारे साल लगेंगे, बहुत सारी रातें आप जागेंगे और मेडिसिन आपको तब जाके समझ आएगी। जो लोग स्पेशलाइज कर रहे होते हैं उनके उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक एक टूल जो वो यूज़ करते हैं उसके पीछे कितनी सारी साइंस, कितना सारा स्किल एक्विजिशन है। जहाँ आप एजुकेशन पे आ गए वहाँ भी हर बंदा इन एनी फील्ड दैट यू गो टू, आपने एक लैंग्वेज सीखनी है, आपने फ्रेंच सीखनी है, एक रात में आप सीख जाएंगे। उसके ऊपर स्किल एक्विजिशन है, उसके ऊपर जो है वो सोफिस्टिकेशन है। फिटनेस आपको मिलती है रोने के लिए, फिटनेस आपको मिलती है कि जी फील द पेन, वहाँ यू नॉट फीलिंग द पेन। फिटनेस में आके एकदम से नो पेन नो गेन, गो हार्ड और गो होम। सर basically everything that you do in fitness is a very broad field. आपके मल्टीपल स्पोर्ट्स यहाँ से निकलते हैं, आपका यहाँ से आपकी पावर लिफ्टिंग आती है, इसमें कैलिस्थेनिक स्पोर्ट्स आती हैं। देर आर सो मैनी वेरिएशंस।
आप सोचें सिर्फ क्रॉसफिट की कितनी वेरिएशंस हैं, हाई रॉक्स चल रहा है, कितनी और चीज़ें चल रही हैं, पार्कोर चल रहा है. तो व्हाट फिटनेस, द प्रॉब्लम द फिटनेस इज फेसिंग इज दैट बिकॉज आहिस्ता 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 लोगों को ज़रूरत पड़ रही है. डॉक्टर भेज रहे हैं कि यार आप प्लीज़ फिट हो जाएं. डॉक्टर आपको फ्रेंच सीखने नहीं भेज रहे. ठीक है, कोई मसला पड़ता है, आपको कहीं जाना है, अब फिटनेस याद आती है, यार वो तो 2 महीने बाद इसकी शादी आ रही है, मैं ज़रा वजन कम कर लूँ. सबको यही टाइम मिलता है, सबको अपनी गुनाहों की सज़ा जो है वो मिलती है फिटनेस आके इवेंचुअलिटी में. nice. मेरा आवाम से ये इशू है. और इवन इन फिटनेस जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि हम लोग अपना बैरियर टू एंट्री बहुत हाई रखते हैं. मैं सर बैरियर टू एंट्री पे छोटी सी आपको बात करता हूँ. आज मैं नमाज़ पढ़ने के लिए निकला, जुम्मे का दिन है, बाहर निकला, वॉक करते हुए मस्जिद जा रहा था. वॉक करते करते मैं अपनी तस्बीह पढ़ रहा था. पढ़ते पढ़ते मैं हल्का सा आई वेंट इनटू अ जॉग कर ही रहा था. नमाज में टाइम था, मैंने एक गली एक्स्ट्रा जो है वो ओवरलैप कर ली, एक चक्कर एक्स्ट्रा लगा लिया, जाके मस्जिद में चला गया. मैं अगर अपने आप को बता के निकलता घर से कि यार मैं भाग के मस्जिद जा रहा हूँ, तो शायद मैं उसी वक्त गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी निकाल लेता. आप अपना बैरियर फॉर एंट्री लो रखेंगे तो आप घुस जाएंगे. आप जिम जाएंगे ये सोचते हुए कि मैं अपनी ऐसी तैसी करने के लिए जा रहा हूं, तो यार आपकी क्या माइंडसेट है, आप किस तरह जा रहे हो, किस तरह उसको आप एक्सपीरियंस आपका कैसा रहेगा. यू शुड बी फीलिंग बेटर वॉकिंग आउट ऑफ द जिम देन यू डिड वॉकिंग इन. आप जाएं, आप अपनी फेवरेट एक्सरसाइज कर लें. यार आज टांगे लगानी है, स्क्वाट लगाने का दिल नहीं है, कोई बात नहीं, लेग एक्सटेंशन मार लो यार. 2-3 सेटअप करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कहां से आपका 100 kg का बार आ गया, आपने स्क्वाट मार लिया. तो it is skill acquisition. The problem, the one that you are referring to is malpractice. Sir, malpractice क्या है? Malpractice मैंने की है इस प्रोफेशन में. मैंने जितना बंदे मेरे पास वेट लॉस के लिए आए, उनको मैंने क्या कहा? ईट लेस मूव मोर, ईट लेस मूव मोर. सबको मैंने यही कहा, यार आप क्या करें, आप अपनी खाने में जितना कैलोरीज हम रिड्यूस कर सकें, मिनिमम कैलोरीज आप लें और मैक्सिमम कार्डियो आप करें. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कहता था यार ये मसल बिल्डिंग के लिए, ये आपके एस्थेटिक्स के लिए, इसका फैट लॉस का कोई लेना देना नहीं है. आई यूज्ड टू से दिस. वेयर एज हम आज एक बड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं. मेरे पास एक बंदा आता है जो 2000 कैलोरीज की उसकी मेंटेनेंस है. उसको मैं डाल देता हूँ 1500 कैलोरी पे कि आप ऐसा करें, आप कम खाएं एंड मूव मोर. एक टाइम आएगा कि उसका 4-5 किलो वजन कम हो जाएगा और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस 1500 आ जाएगी. फिर कहाँ 1000 पे जाएंगे, 1000 पे आके फिर रुक जाएंगे, 500 पे जाएंगे. डाइट फटीग आ जाएगा ना फिर तो. एक अंधेरे कोने में हम घुसते चले जा रहे हैं ऐसे ही. और अपने आप को मारते चले जा रहे हैं. Whereas strength training leads to fat loss in what way? आप आज मसल बिल्ड करेंगे. What you reap is what you sow, but what you reap is not what you will sow today. ये इन्वेस्टमेंट है, दिहाड़ी नहीं है. ऐसे ही. आपने आज मसल बिल्ड किया, वो मसल बिल्ड होके खुद ब खुद आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा. अब मेरे पास वही बंदा है 2000 कैलोरी पे, उसकी मैं मेंटेनेंस 3000 पे लेके गया. 2500 पे मैंने उसको काटना शुरू किया. 2000 तक उसकी डाइट खत्म थी. ये हैप्पी एंडिंग हुई ना. वाह, बिल्कुल. बिल्कुल सही. आपने दरिया कूज में बंद कर दिया कि आपने उसको कहा कि जिस तरह हम जाते हैं वो काउंटर इंट्यूटिव है. सिंपल सी बात है. और एक देखो, वेट कहाँ तक गिरा. फॉर एग्जाम्पल 100 kg का आदमी है, उसको वेट लॉस पे आ रहा है, 80 kg करेगा, 60 kg, तो क्या मतलब 20 kg तक आना है उसको. कहीं ना कहीं तो मेंटेनेंस आएगी ना उसकी, और कहीं ना कहीं उसको फिर डिसाइड करना है कि यार अब लॉन्ग टर्म में मुझे क्या मेंटेन करके चलना है. और वो मेंटेनेंस हमेशा आती है लॉन्ग टर्म मसल मास से, क्योंकि यू डेवलप अ सिस्टम इन योर बॉडी दैट टेक्स केयर ऑफ फैट लॉस फॉर द लॉन्ग रन. ये बेसिकली उसका फंडा है जो हम बेसिकली बताना चाहते हैं कि भाई मसल्स क्यों डेवलप करने चाहिए. इस पे लोग वो नहीं करते. वो कहते नहीं भाई ये तो मसल बनाने के लिए है ना, हम तो फैट लॉस के लिए आए हैं, हम तो वेट लॉस के लिए आए हैं. और जितनी फात भाई स्टडीज़ हुई हैं, मसल वो कहते हैं एक्टिव टिश्यू है और फैट से ज़्यादा फैट बर्न करता है. बट लोग कोई बहुत छोटा फिगर की बात करते हैं, कोई 30 कैलोरी एक्स्ट्रा, कोई 40 कैलोरी पर पाउंड ऑफ मसल एक्स्ट्रा. ये जितने केस स्टडीज़ हैं ये हुई हैं कोमे में लोगों को रख के एट रेस्टिंग. एक बंदा जो 20 kg का बेंच प्रेस लगा रहा है और एक बंदा जो 120 kg का बेंच प्रेस लगा रहा है, वो सेम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं. उनका जो मसल रिपेयर हो रहा है वो सेम कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसकी. एक बंदा जिसने प्रॉपर मसल फ्रेम लगाया हुआ है 70 किलो का, वो अगर भागता है, और एक बंदा जिसका बॉडी फैट ज़्यादा है, वो 70 किलो का है, वो भागता है, तो कैलोरीज कौन ज़्यादा बर्न कर रहा है? जिसका मसल है वो बर्न कर रहा है ना. बिल्कुल ऐसे ही. तो लॉट ऑफ दीज थिंग्स वी डोंट इवन कीप इनटू अकाउंट.
और इसमें एक चीज़ है, मैंने भी एक रिसर्च पढ़ी थी, वो बड़ा खूबसूरत उसने डिफ़ाइन किया था कि आपके किडनी, आपके ब्रेन, आपका हार्ट वगैरह ये ज़्यादा कैलोरीज एक्सपेंड करता है एज़ कम्पेयर टू मसल। लेकिन अगर पूरे बॉडी वेट से कंपेयर किया जाए इनका वेट तो बहुत कम है। मसल मास एक्चुअली 40% कॉन्ट्रीब्यूट करता है आपके बॉडी वेट में जनरली। तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी आपके पास सरफेस एरिया इतना ज़्यादा है कि अगर वो पर ग्राम भी कम कैलोरीज एक्सपेंड कर रहा है तो वो अक्यूमुलेट करके ज़्यादा कर रहा होगा। तो ये इस तरह आता है कि हाँ चलो ठीक है, अगर आप डिबेट कर भी रहे हो तो ये सोचो कि यार उसका वेट कम है और आपके मसल का वेट ज़्यादा है। तो यहाँ तो ये बात ख़त्म ही हो गई कि आपने जो बात की कोमे की और चीज़ की। और ज़ाहिर है जब एक बंदे के पास मसल मास ज़्यादा होगा, उसका एक्टिविटी लेवल ज़्यादा होगा, डेफिनेटली वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहा होगा। एब्सोल्युटली। एंड इस पे कार्डियो पे सर मैं ये कहता हूँ लोगों को, लोग बहुत सारे मुझे कहते हैं बाबा भाई आप हमें कार्डियो से मना करते हो, आप कहते हो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप करें, कार्डियो आप तो घंटे घंटे भागते रहते हैं। You have to slowly and gradually, progressively overload your way there. देखें, any exercise modality is better than sitting on the couch. ये तो बात हम मान रहे हैं, इस पे तो कोई डिबेट ही मैं नहीं कर रहा। बिल्कुल। कोई भी एक्टिविटी आप करेंगे, गलत से गलत एक्टिविटी करेंगे, अगर एक्सरसाइज के अंदर वो आ रही है तो इट इज़ बेटर देन सिटिंग ऑन द काउच। बट देयर इज अ टाइम एंड प्लेस फॉर थिंग्स। कार्डियो है आपके फैट लॉस का नॉज। आपने गाड़ी रिवर्स करते हुए नहीं दबाना। आपकी जब गाड़ी प्रॉपर आ गई रोड पे, आप अपनी मैक्स स्पीड पे जा रहे हैं, एक्सेलरेट आप कर चुके हैं, अब दबाए ना बटन। उसको प्रोग्राम करें प्रॉपरली, अब उसको इनकॉर्पोरेट करें प्रॉपरली। मतलब ये नहीं कि आप तक 50% ऑफ योर डे शुड गो इन कार्डियो। मतलब ठीक है 80-20 करें, 60-40 करें, 60-40 करें, 70-30 करें, आहिस्ता आहिस्ता टू रिकवर फ्रॉम योर कार्डियो वर्कआउट्स इन ऑर्डर टू बिल्ड मसल। होता यही है सर कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा वक्त से पहले कार्डियो ज़्यादा कर लेते हैं, शिन स्प्लिंट्स आ जाते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले करते हैं लोग, आधा घंटा 1 घंटा पहले कार्डियो कर रहे होते हैं। मैंने कितने लोग इंटरनेशनली लोगों से सुना है, फॉर एग्जांपल कोई कॉल करता है, कोई कंसल्टेशन की बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, सबसे पहले मेरा ये होता है मुझे बताएं कि हाउ डज योर डे गो। तो बताते हैं भाई ये होता है। मैंने कहा व्हाट अबाउट द डे ऑन विच यू वर्क आउट। तो बताते हैं कि भाई ये होता है, पहले हम जाते हैं, पहले स्ट्रेच करते हैं, आधे घंटे का स्ट्रेच होता है हमारा, फिर उसके बाद हम तकरीबन 45 मिनट्स कार्डियो करते हैं, फिर उसके बाद हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। तो मैंने कहा अभी आपने मुझे पहले ही बताया मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो ये टाइम कहाँ जा रहा है भाई मेरे, तो क्यों ज़ाया कर रहे हैं आप टाइम को। तो मैं रिवर्स कर देता हूँ उसको। तो फिर वो अब एक मसला सा रहा है कि एक अपनी साइंस होती है आदमी की और एक एक्चुअल साइंस होती है। अब वो कन्फ्लिक्ट में आ जाती है कि यार वी हैव डन दिस ऑल डे ऑल आवर लाइफ, और ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई आप फिर पूछ क्यों रहे हो किसी से, क्योंकि समथिंग हैज़ नॉट वर्कड येट, कुछ ना कुछ यू हैव टू चेंज। तो ये भी समझ में नहीं आता लोगों को। ये भी एक पंगा है हमारे यहाँ कि हमारी एक्चुअल साइंस हमारी अपनी साइंस से कन्फ्लिक्ट खा रही होती है, क्योंकि वो जो एक कन्वेंशनल विजडम है जो हमारे अम्मा अब्बा ने दिया है, दोस्त यारों ने, कोलीग्स ने दिया है कि भाई ये आपके कोलीग्स ही तो बताते हैं, लोग ही तो बताते हैं कि अबे वेट्स क्यों उठा रहा है, पागल हो गया है, बॉडी थोड़ी बनानी है, तो एक वेट लूज करना स्पेसिफिक है। काउंट रखा हुआ है ना सर लोगों ने। फॉर एग्जांपल एक काउंट है कि जी इतने लीटर आपको पानी डेली का पीना चाहिए। इसके अंदर ये बात तो आ ही नहीं रही कि आप किस टेम्परेचर में रहते हैं, आपकी एक्टिविटी कितनी है। बहुत सारे फैक्टर्स वेरिएट कर जाता है। एक बंदा जो कि टोरंटो में जाता है और अपनी जैकेट उतार के वार्म अप करता है, उसका वार्म अप और जो यहाँ पे मुल्तान की वाली गर्मी में वार्म अप कर रहा है, कुछ तो फर्क होगा ना यार। तू क्या गर्म कर रहा है भाई। एक्चुअली हाँ, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप काउंट ही नहीं कर रहे, ऐसे आप जनरली ऊपर देख रहे हो। और यही चीज़ें मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि जब आप कंटेंट देख रहे हो ना, और कंटेंट देख के बोलते हो कि यार वहाँ तो ऐसे हो रहा है, यहाँ तो ऐसे हो रहा है, तो आप वो चीज़ें काउंट ही नहीं कर रहे। टोरंटो और मुल्तान वाली बात तो आपने देखी नहीं है। कॉन्टेक्स्ट नहीं देख रहे। एक तो कॉन्टेक्स्ट नहीं देख रहे, दूसरा लोग एक्सपीरियंस नहीं देखते। अब आप बिल गेट्स को देखें कि वो क्या करता है, तो मिलियनर बनने के लिए मुझे जो है वो चैरिटी इवेंट्स पे जाना चाहिए, राइट? क्योंकि बिल गेट्स वही करता है। यार पहले आपको बैठ के सॉफ्टवेयर बनाना है, पहले गैराज में उसको पहले हिट करना है, वहां से आगे जाना है। आप उसको उस एक्सपीरियंस लेवल पे देख रहे हो कि यार एक बंदा जो है वो अपनी बाइसेप की पीक के लिए ना ये एक्सरसाइज करता है। यार तू पहले बाइसेप तो बना ले भाई। ये आपने स्किल वाली बात जो की थी ना, स्किल एक्विजिशन की, देखें 9 to 5 ज़ाहिर है आप भी कर चुके हैं, कॉर्पोरेट में आप भी रह चुके हैं, मैं भी रह चुका हूँ हमेशा, और अभी भी कॉर्पोरेट से हट के फ्रीलांसिंग में भी स्किल्स हैं। स्किल एक्वायर करना और स्किल में महारत हासिल करना, स्किल डेवलपमेंट वाला सीन है। स्क्वाटिंग एक स्किल है, डेड लिफ्टिंग स्किल है, ये एकदम से नहीं आती है। और पहली दफ़ा जो सोरनेस होती है आप उसके बाद ही घबरा जाते हैं, वो तो अभी स्टार्ट हुआ है। और आहिस्ता आहिस्ता आपकी टेम्पो बेहतर होगा, फिर आपकी रेंज ऑफ मोशन बेहतर होगी, फिर आपकी जो
लीकेजेस ऑफ एनर्जीज हैं वो एड्रेस होंगी, फिर कहीं जाके आप एक वक्त आएगा जो पे आप ऑटो पे हो जाओगे, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितनी ज़बरदस्त स्क्वाट्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ये स्किल्स हम नहीं देखते। और एक बंदा जो तकरीबन मजबूरी में आ रहा है, जिसको ये कह दिया डॉक्टर ने कहा तुम्हें जाना है, और वो 39-40 ईयर्स का है और उसने आज तक इसको सीरियसली लिया नहीं है, और वो आके आप जैसे और मुझ जैसे लोगों से कंपेयर करेगा जो कि तकरीबन ऑटोमेटिकली 15-20 साल से कर रहे हैं और एक स्किल लेवल अचीव कर चुके हैं। वी डोंट मीन टू बोस्ट अबाउट आवरसेल्व्स, लेकिन एक चीज़ होती है जहाँ पे कुछ चीज़ें ऑटो पे आ जाती हैं। कुछ लोग मुझे बोलते हैं यार तुम करते हो तो ऐसा लगता है चीट कोड लगा के कर रहे हो, तो वो ये स्किल है। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग दाखिल हुआ और अपने सीईओ को बोलूँ अबे यार ये साले ने इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बैठे हुए कर ली, मैं बोर्ड रूम में बैठा हूँ बोल रहा हूँ यार ये चाहिए। भाई 20 साल का वो भी तो देख लो ना वो स्किल डेवलप किया। और सर स्किल भी इम्प्रूव होता रहता है। हाँ, आज तक मैं जब भी स्क्वाड डे पे जाता हूँ एक कोई नया मैं क्यों पकड़ूंगा जो पहले मैंने नहीं पकड़ा। 10 साल हो गए मुझे जिम के अंदर, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। तो इफ somebody can come out and say कि नहीं जी मुझे क्लाइंट से 100% परफॉर्मेंस आज ही चाहिए, नहीं आएगी। और देखें मैं कोई भी प्रोग्रेसिव आदमी ना, जैसे आप भी अपने उस पर काम करते रहते हो, अपने क्राफ्ट पे, अपने आप पे, मैं भी करता रहता हूँ। मैंने कभी कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो बोले मैं फिनिश प्रोडक्ट हूँ। ऑलवेज एवरीबडी इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो एकदम से आके कि यार फिनिश प्रोडक्ट हो जाओगे, ठीक है। और इसके साथ कि आपके पास फैमिली भी है, वर्क लाइफ भी है, और आप मजबूरी में आ रहे हो, अभी आप शौक से भी नहीं आ रहे हैं, हम तो शौक से जा रहे हैं उसके बाद भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं। अच्छा मुझे बताएं कि जिम जाने के लिए, मुझे लगता है मैंने भी एक पॉडकास्ट में मुझे बुलाया था तो मैंने ये बात वहाँ की थी, तो काफ़ी लोगों ने उसको सराहा था कि यार हमने इस तरह सोचा नहीं। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा इसको रिफ्लेक्ट करें। ज़ाहिर है आप तो जिम ओनर भी हैं, आपका बिजनेस भी है, और आप इस बात को ज़्यादा अच्छी तरह से देख सकते हैं कि यार आपके जिम में 9 साल की बच्ची भी आ सकती है, 90 साल की खातून भी आ सकती हैं, ठीक है। आपकी बेगम बहन, मेरी बेगम बहन भी जा सकती हैं आराम से। तो ये वो लोग हैं जो नेचुरली जनरली दे आर नॉट कंसिडर्ड आइडियल टू गो टू जिम एंड वर्क आउट विद वेट्स एंड ऑल। तो क्या वाकई जिम जाने के लिए कोई ख़ास पर्सोना चाहिए होता है कि यार अगर इस बंदे को मैंने देख लिया जिम में और मेरे ख्याल में इसको जिम में नहीं होना चाहिए, तो मैं तो अबे यार ये क्या कर रहा है जिम में। फॉर एग्जांपल दुबला पतला सा आदमी, फॉर एग्जांपल आपकी है मेरी मदर, कि यार इनको क्या ज़रूरत है जिम जाने की। ये एक बहुत ज़्यादा मसले हैं जिसकी वजह से जिम की ऑक्यूपेंसी पे भी बहुत बड़े मसले आ रहे हैं सर कि घरों से लोग निकल नहीं रहे, सिर्फ इसी वजह से उनको लगता है जिम जाने के लिए तो ये होना चाहिए। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? लेट्स स्टार्ट विद द वुमेन फर्स्ट, बिकॉज यही एक 50-year-old खातून ने मुझसे भी कुछ दिन पहले पूछा था कि मैं अगर जिम आऊँगी तो ये वेट्स मैं उठाऊँ। हाँ, मैंने कहा जी बिल्कुल उठाएं, करिए इस उम्र में। मैंने कहा मैडम जेनेटिकली ना हम लोगों को जो अल्लाह सुब्हान ताला ने बनाया है, ख़वातीन में स्ट्रेंथ कम रखी है। ख़वातीन में स्ट्रेंथ कम है, लेकिन कोई चीज़ उनके लिए आसान नहीं है इस दुनिया में। कोई दरवाज़ा हल्का नहीं है, कोई बैग हल्के नहीं है, कोई बच्चा हल्का नहीं है। ख़वातीन आज की तारीख में वो सारे काम कर रही हैं जो मर्द कर रहे हैं। आपके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बिल्कुल। बिकॉज आपका मसल 30 के बाद गिरना शुरू हो गया, 50 के बाद डाइव करेगा। दिस इज़ योर टाइम टू स्टार्ट बिल्डिंग मसल। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में ये नहीं कहता कि वेट उठाने से सिर्फ होती है, बट बहुत सारे लोग हैं, अब 50 साल की खातून पुशअप नहीं मार सकती, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड मूवमेंट्स वो नहीं लगा सकती। मशीनों के थ्रू उसको इनिशियली हम स्टार्ट करवाएंगे, उसके फिक्स्ड एंगल्स पे उनको लेके चलेंगे, एंड इवेंचुअलिटी में इंशाल्लाह डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच हर चीज़ लगेगी, वो स्किल डेवलप हो जाएगी ना। बट देर इज़ नो सर्टन persona। सर मुझे लोग कहते हैं कि बाबर भाई आपके लिए तो बड़ा आसान है, आपके तो बाइसेप वेन सब निकली हुई हैं, आप तो आईने में खड़े होते हो, आप अच्छे लगते हो, हम लोग क्या करें? हमेशा से थोड़ी ऐसा रहा है पहली चीज़ तो यार जहाँ से मैं हूँ वहाँ तक तो आप भी नहीं गए, ठीक है, जितने बुरे हालात मेरे थे। नंबर 2 सर, जिम की ऐसी पब्लिक है, आपके मस्जिद में भी लोग फिर के अपने मुख्तलिफ करके बैठ जाएंगे, जिम में ऐसा नहीं होगा। एवरीबडी इज़ देयर टू हेल्प यू आउट। और खुदा ना खास्ता आप लेट से बहुत दुबले पतले, बहुत वीक, आप वेट लगा रहे हो और किसी ने कह दिया कि यार तुम जिम में क्या कर रहे हो, तो आप उसको बोल दो तो मैं जिम नहीं आऊँगा तो क्या करूँगा। दिस इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू चेंज, व्हाई डू यू थिंक आई एम हियर मैन? इसमें ना एक दो दफ़ा मेरा लोकल जिम्स में वास्ता पड़ा है ऐसे लोगों से, जैसे कोई फॉर एग्जांपल मेरे पास आया, जैसे लड़के हो गए या कोई खातून है जिन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लेनी शुरू कर दी। तकरीबन 2-3 साल पहले जब मैं जिम में ट्रेन भी कराया करता था, तो उन्होंने एक्सरसाइज करते गए तो उन्होंने कहा कि ये एक्सरसाइज तो मेरे पुराने ट्रेनर ने मना की थी, तो ये लैट पुल डाउन,
तो मैंने क्यों? तो बोले नहीं ये तुमसे नहीं होगा, ये लड़कियों की लगाने की चीज़ नहीं है। मैंने कौन है वो ट्रेनर? फिर उसने कहा कि आएगा तो बताऊँगी। अब वो ट्रेनर जब आया तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ये आदमी इस तरह की बात करेगा। मैंने उससे बोला तो बोला यार ये ऐसे ही है और ये पकाती है और ये एक्सरसाइज नहीं करती, जबकि मैंने वो चीज़ नोट नहीं की थी उसके बारे में। बहुत दफ़ा क्या होता है कि आपके पर्सनल ग्रीवेंसेस या पर्सनल बायसेस की बेसिस पे ना कोचेज़ या ट्रेनर्स, अव्वल तो मैं ऐसे लोगों को कोचेज़ ट्रेनर्स कहूँगा ही नहीं, क्योंकि वो सिरे से है ही नहीं अगर उनका ये माइंड सेट है। तो बहुत दफ़ा ट्रेनर्स ही बुली कर रहे होते हैं, देखा गया है कि नहीं ये तुमसे नहीं होगा। चलो एक तो ये होता है ना कि उकसाने के लिए, वो अलग साइंस है कि अभी नहीं कर सकते तुम, तो बंदा कर लेता कैसे बोल दिया यार, वो अलग साइंस है। लेकिन एक वाकई के बंदे को आप साइकी देखो उसकी कि वो वैसे बेचारा कितना डाउन ट्रॉडन है, आपने उसको कह दिया कि नहीं यार ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, फिर या फिर तुम इतने मोटे हो तुम ये नहीं कर सकते, और तुम यार किस तरह कर रहे हो, बार बार बता के थक गया हूँ मैं। तो इस बारे में क्या आप कहेंगे? और इस तरह के ट्रेनर अगर आप देखें तो आप उस ट्रेनर से या कोच से क्या बोलेंगे कि इंसान के बच्चे किस तरह बनना चाहिए तुम्हें या क्या वैल्यूज़ अपने अंदर लानी चाहिए? सर बहुत सारे मेरे पास ट्रेनर्स हैं भी जो कि ऐसी बातें करते हैं जिनसे मैं डिसएग्री करता हूँ। ओके। बहुत सारी चीज़ें आप क्लाइंट को स्पेसिफिकली जहन में रखते हुए करते हो। हाँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फ़ैट लॉस सप्लीमेंट्स मैं रेकमेंड नहीं करता। मुझे कोई बंदा आके कहेगा कि मैं ये फ़ैट लॉस सप्लीमेंट ले लूँ, लिपोसिक्स वगैरह सबसे पहले करते हैं लोग। जी हाइड्रोक्सी कट, लाइपोसिक्स, इस तरह की चीज़ें। बहुत सारे लोग तो क्लेंब्यूट्रॉल पे पहुंच चुके हैं। हाँ, बहुत कॉमन है, बहुत बड़ी चीज़ है। और ज़ेम्पिक तो बहुत छोटी मोटी बात है। हाँ। तो जब लोग मुझे कहते हैं तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आपकी सिर्फ दिल की धड़कन ये बढ़ाएगा। 100 कैलोरी पूरे दिन में आप एक्स्ट्रा बर्न करोगे, उसके लिए यार तुम 15 मिनट ट्रेडमिल कर लो, छोड़ो यार क्या करोगे इस दवाई को लेके। बट बहुत सारे लोग हमारे जिम में फ़ैट लॉस सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं और हमारे ट्रेनर्स उनको मना नहीं कर रहे। मैंने देखा क्यों नहीं मना कर रहे। वो यार इसलिए नहीं मना कर रहा क्योंकि एक प्लेसिबो इफेक्ट है उसका जो उस क्लाइंट को इन पर्टिकुलर मिल रहा है। क्योंकि उसने वो लाइपोसिक्स खा ली है और उसको पता है इसमें कैफीन है तो वो जिम ज़रूर जाएगा। क्योंकि उसने फ़ैट लॉस सप्लीमेंट खा लिया है तो अपनी डाइट का ख्याल कर रहा है कि मैंने इतना खर्चा किया हुआ यार, दवाई ली हुई है, अब मैं डोनट नहीं खाता। गुड पॉइंट, ये भी मैं जहन में था। तो प्लेसिबो इफेक्ट्स की वजह से हम कभी कभी क्लाइंट के साथ डील इस तरह से करते हैं जिस तरह से नॉर्मली वो चीज़ें मैं आई वुड से दिस इज़ रॉन्ग, बट इन दिस केस नहीं होगा। इसी तरह सर एक्सरसाइज के भी देयर आर वेरियस एंगल्स जहाँ पे क्लाइंट अनकंफर्टेबल होता है। अब लेट्स से लैट पुल डाउन किसी खातून से शायद सही एंगल ना लग रहा हो, मे बी शी कांट रिट्रैक्ट हर स्कैपुला प्रॉपर्ली, मे बी मोबिलिटी ना हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो बिफोर I would comment on such a thing, I would want to dive deep down and ask why this has been said. ऐसे ही। तो in my time अब मैं क्या करता हूँ कि anybody that says something I don't reply straight away. I question the context because without questioning the context you can't come up with the right answer. बिल्कुल। Neither can you guide anybody. हाँ, कोई मोबिलिटी का मसला है, फ्लेक्सिबिलिटी का इशू है, कोई लिमिट है, कोई फिजिकल या मेंटल लिमिट है, सबसे पहले तो आपको वो एड्रेस करना है ना उसका। हाँ, लेकिन वही आता है कि फिर उसका एक तरीका अलग होता है। हाँ। ज़ाहिर है वो जो कोच होगा वो डेफिनेटली वो कोचेबल भी होगा, फिर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी होंगी, वो बताएगा आपको। और अगर आप पूछोगे कि यार आपने क्यों मना किया, तो आपको भी बताएगा कि इसलिए मना किया। तरीका भी सर आपको वेरी करना पड़ता है। मेरे कुछ पढ़े लिखे हैं क्लाइंट्स जिनसे मैं बहुत अंग्रेजी में बात करता हूँ, बहुत सारी बातें करता हूँ, और कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं वो मुझसे पूछते हैं और उनको मैं बोलता हूँ क्योंकि मैंने कहा है, चलो करो। उसके आगे बात ही नहीं करता, बिकॉज मुझे पता है कि किसके साथ सर खपाने की कितनी जरूरत पड़नी है। हाँ। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत दफ़ा लोग देखें, मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो आपको पे करते हैं और आपसे ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन फिर वो फिटनेस ट्रेनर वाली नॉलेज चाह रहे होते हैं। जी, वो भी गलत है जी। मतलब ठीक है, वी डिड नॉट साइन अप फॉर दिस, सही है, उसके लिए हम फिर ट्रेनर वाला प्रोग्राम कराएंगे ना, हमको ट्रेनर वो करेंगे। लेकिन आपको जो बात बताई गई है आप उतना अच्छा, उससे होता क्या है कि वो आपसे पूछेंगे, फिर किसी और ट्रेनर से पूछेंगे, फिर चैट जीपीटी करेंगे, फिर वो गूगल करेंगे, फिर वो यूट्यूब देखेंगे, फिर 10 चीज़ और ला के देंगे। इसमें तो ये है भाई, फिर तुम जनरल में घुस गए, तुम्हें स्पेसिफिकली बताया जा रहा है तुम्हारे अपने केस की बात है, तुमने वो कॉन्टेक्स्ट देखा ही नहीं है, तो बहुत सारे वेरिएबल्स नहीं देख रहा है, तो ये भी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो मैं आपकी बात समझ गया, आपने कहा भाई जो मुझे बताया जा रहा है वो करो। अब बॉडी बिल्डर्स जो डाइट हम करते हैं, अभी मालदीव जाने से पहले जो मैंने डाइट की थी वो पागलों वाली डाइट मैं किसी को कभी रेकमेंड नहीं करता। आई वॉज ऑन एक्सट्रीमली लो कैलोरीज, कोई 1800-1700 कैलोरीज के ऊपर मैं था, कार्ब्स का नाम और निशान नहीं था, प्रोटीन पे जिंदा था।
वो मैंने टाइम गुजारा बिकॉज मेरा गोल स्पेसिफिक था. मैं मालदीव जा रहा था. इट वॉज अ टेम्परेरली इम्प्रूव्ड अपीयरेंस. वो हम चाह रहे थे, करना चाह रहे थे. अब लोग मुझे देखते हैं, कहते हैं ये तो सजा है, ये इस तरह आप कैसे कर रहे हैं, आप तो रोटी चावल छोड़ रहे हैं, हम भी ये यार आपको मैंने कहा ये करने को. To go from 20% body fat down to 10% and going from 10 down to even 9, सर पूरी साइंस डिफरेंट है. ऐसे ही है, आई अग्री एक्सट्रीमिटीज में चले जाते हैं कि कैलोरी डेफिसिट आपको क्रिएट करना है, बट देयर इज अ टाइम एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग ना. तो लोग बहुत सारे ये भी करते हैं कि अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर की डाइट फॉलो करना शुरू करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर देंगे जिनका अभी फ़ायदा नहीं है. और होगा क्या, क्योंकि आप उस डाइट के लिए अभी रेडी नहीं है, तो वो कुछ अरसा तो आप करेंगे, कंसिस्टेंटली कर नहीं पाएंगे. बाद में आपसे कोई पूछेगा यार वो तुम फिटनेस में नहीं हो, यार फिटनेस डजंट वर्क फॉर मी, मैंने कोशिश की यार व्हाट डजंट वर्क फॉर यू इज टॉर्चर. प्रोग्रेसिवली ओवरलोड. मैं बार बार यही बात करता हूँ कि आप आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाओगे. लेकिन वो है ना कि कंपैरिजन जिससे आप कर रहे हो वो गलत होता है. आप जैसे कंपैरिजन कर रहे हो, सिंपल सी बात है कि जब मैंने कहा ना चीट कोड लगाया हुआ है, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ही पूछता हूँ मुझे कितने अरसे में बनाई सी बॉडी. मुझे तो याद भी नहीं भाई मैं कब से कर रहा हूँ. मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने स्प्लिट्स कब चेंज करता हूँ, क्या करता हूँ, कैसे नहीं करता हूँ, मुझे नहीं पता. बस बन गई है. और ये भी है, मैं उनको ये भी बोलता हूँ कि मैं अगर 10 दिन ये प्रैक्टिस ना करूँ ना खाने पीने में और मूवमेंट में, तो मैं आपको चेंज पर्सन नज़र आऊँगा. तो ये भी एक एस्पेक्ट है इसका कि बहुत दफ़ा लोग, अभी एक थे मेरे पुराने क्लाइंट थे, यूएस बेस्ड हैं, तो वो उसके बाद उनका ट्रैवल आया, कुछ आया, तो फिर वो मिस हो गए. और फिर अभी तकरीबन साल बाद उनकी मुलाकात हुई मुझसे, तो कह रहे हैं फात भाई आपकी ना 2-3 बातें मुझे अच्छी लगी कि आपकी सेलिंग स्किल्स अच्छी हैं, ठीक है, बट यू सोल्ड मी थिंग्स दैट डिड नॉट वर्क फॉर मी. तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा अच्छी बात है, आई एम गेटिंग द फीडबैक, लेट्स पुट इट ऑन द टेबल. सबसे पहली बात, देयर वाज नथिंग न्यू इन योर प्रोग्राम, आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग न्यू. तो मैंने कहा डिफाइन न्यू. बोले मैं इसको फॉलो करता हूँ, ये बताता है, कुछ न्यू बताता है, टांग उठा के उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया. मैंने कहा ये सब बुलशिट है. मैंने कहा देयर इज़ नथिंग न्यू. एक बुक है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, ठीक है, और एक चीज़ है कि दुनिया में कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं है, हर चीज़ इंस्पायर्ड है. आर्नल्ड प्रेसेस अगर हैं तो वो प्रेसेस आर्नल्ड ने थोड़ी सी इंस्पिरेशन ट्विकिंग की है, प्रिंसिपल उसका वही है. सही है. तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आज अब मैं नई एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ आपसे. ये मैं सिर्फ आपको, आप एक तो एक ट्रेनर होता है ना कि यार मुझसे नहीं लग रहा बाइसेप कर, वो आएगा और खुद उठाना शुरू करेगा, आपको एक इल्यूजन देगा कि आप उठा रहे हैं, और जी लशपश हो गया मेरा, मैंने उठा लिया, लेकिन उसने खुद उठाया होता है. तो मैंने कहा सब देयर इज़ नथिंग न्यू. और ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि मैंने बेसिकली जो भी प्रोग्रामिंग की, आपकी एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग, जो भी न्यूट्रिशन में गाइडलाइंस दी हैं आपको, वो सारी गारंटीड है कि वो काम करेंगी. आप मुझे बताएं कि कितना, मुझे कंसिस्टेंसी पे मैंने सवाल किया तो कंसिस्टेंसी नहीं थी. सबसे पहली चीज़, माइक स्ट्राइटल वगैरह को सुनता हूँ मैं, ले नॉर्टन वगैरह को भी सुनता हूँ, वो ये बोलते हैं कि यार वो इतने बड़े बड़े कोचेज़ हैं दुनिया के, कहते हैं भाई सबसे पहली चीज़, अगर एक बंदी ने मेरा टाइम ज़ाया किया तकरीबन कोई कॉल पे 45 मिनट्स, उसने सारे मुझे क्वालिटी क्वेश्चंस किए, सब कुछ किए, एंड शी पेड मी हेफ्टी अमाउंट ऑल्सो. लेकिन जब 46 मिनट में मैंने उससे पूछा कि आपकी फ्रिक्वेंसी क्या है, कितने टाइम वर्कआउट करती हैं, well sometimes when I get time I go to gym twice a week or once a week, sometimes I miss 3 weeks in consecutively. well I knew that time कि shit मैंने ये 45 मिनट्स बर्बाद कर दिए. तो अगेन फिर वही वाली बात आती है कि आपकी एक तो चीज़ कोई नई नहीं है, ऊपर से आपका कंट्रीब्यूशन क्या है वो ना होने के बराबर है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है. तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि यार आई वॉज नॉट लर्निंग एनी थिंग न्यू. तो मैंने कहा वो बेसिकली वो न्यूनेस से आ रहे हैं, क्योंकि आप इतने बम्बार्डेड हैं सोशल मीडिया से, डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, कि वो नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, नए नए मंजन बेच रहे हैं, फैट डाइट्स आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, हर डाइट काम करती है भाई, लेकिन उसके बाद आप उस पर सस्टेन करोगे नहीं करोगे ये आप पे डिपेंड करता है. कोई भी आपको बेच देगा. फॉर एग्जांपल आपको 5,000 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है किसी को, आपको ChatGPT बता देगा. आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो, या आपको यूट्यूब से पता चल जाएगा. लेकिन अगर आप किसी को हेफ्टी अमाउंट पे कर रहे हो, उसका मतलब है कि वो आपको पर्सनलाइज करके बताएगा, एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम दैट कोच, या आपको कोचेबल होना पड़ेगा. लेकिन मसला सारा ये है कि आप यहाँ भी देख रहे होते हैं, जैसे एक डॉक्टर के पास आप चले गए ना, तो आप किसी और डॉक्टर से बहुत शादर नादर होता है, नहीं पूछते. फिटनेस ट्रेनर्स का ये मैंने देखा है कि एक को कर रहे हैं तो ये तो जो कर रहा है, आप ही क्यों कर रहे हैं, आप ही क्यों कर रहे हैं. भाई आपको साइंस का नहीं पता, या फिर आप साइंस पढ़ो बैठ के. तो आपका ऐसे क्लाइंटेल के बारे में क्या ओपिनियन है, या आप क्या आपको एक प्रिंसिपल्स रखते हैं कि यार एक क्लाइंटेल को चूज़ करने में देखें, एक चीज़ होती है कि आपको हर एरा गैरा चाहिए अपने क्लाइंटेल में,
एक होता है कि मैं भी, अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़ है कि जिन बड़े ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया, हमेशा आप कस्टमर और क्लाइंट्स भी चूज़ कर रहे होते हो उनके पोर्टफोलियो से, उनके मेंटल मॉडल से, क्या सोच किस तरह है, क्या कर रहे हैं, हाँ यार ये सारी चीज़ें, ये झूठ है, ये सच है, इस पे काम करेंगे और फिर इससे ज़्यादा बात नहीं होगी आगे। तो वो कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आप क्लाइंट के साथ तय करते हैं और आप उनको चूज़ करते हैं एज़ पर देयर मेंटल मॉडल्स के, यार ये चीज़ होनी चाहिए, ताकि क्लाइंट्स को थोड़ा पता चले, लोगों को पता चले कि यार ये क्वालिटी क्वेश्चंस हैं जो कि कोच पूछता है, ये आपको कोच से पूछने चाहिए, एंड देन योर रिलेशनशिप वर्क्स फॉर द लॉन्ग रन। मतलब 3 महीने, 6 महीने, साल। सर 3 हफ्ते की बात नहीं कर रहा मैं सर, थोड़ा सा रिवर्स गियर मार के लेकर आता हूँ आपको। हाँ। मैं जब पीआई में फर्स्ट ऑफिसर फ्लाई कर रहा था, तो वहाँ पे एवरी डे आई हैड अ न्यू बॉस। जो हमारा कैप्टन होता था, हर फ्लाइट पे दूसरा होता था। हाँ हाँ, सही है। तो आपकी कभी लंदन की फ़्लाइट है, कोई आपको टेढ़ा बंदा मिल गया, 8 घंटे आपने गुजारने हैं, आप खुश कॉकपिट चल रहा है, खुश बिल्कुल ना, पिन ड्रॉप साइलेंस चल रहा है, 8 घंटे लंदन तक आपने गुजार लिए। ये बीच में कभी मसला भी तो हुआ था, वो जो कराची की फ़्लाइट जो क्रैश हुई थी जी, उसमें भी जो पीछे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें ये हो रहा है कि ऐसा आदमी मिला था कि वो थोड़ा अब्बू बन रहा था और खुश माहौल था वहाँ का, ब्लैक बॉक्स से पता चला हम लोगों को। हाँ, तो इस तरह के लोग मिले। फिर बड़े बड़े ठरकी मिले, ओके, ठीक है, गंदे गंदे जोक्स चल रहे हैं, अब आपको हंसी आए ना आए, आपको हंसना पड़ रहा है, चीज़ें चल रही हैं, वो चल रहा है। मौलवी मिले, हाँ, ठीक है, हर किस्म की उन्होंने भी बात कर ली, और बहुत डिफरेंट मौलवी मिले। कोई मौलवी मिला जो ये मानता था, दूसरा ये नहीं मानता था। हाँ, कुछ लोग मिले फहद भाई जो कहता था कि मेरे कंट्रोल पैनल तक आप आ जाएं। कोई कहता था इतना लंबा आपका हाथ है तो बाहर निकालने आए खिड़की से। तो इसमें वी हैड टू बी एबल टू वर्क विथ एवरी काइंड ऑफ पर्सन। मैंने अपने फिटनेस ट्रेनिंग करियर में भी हर किस्म के लोगों के साथ काम किया। आई डोंट पिक एंड चूज। द सेकेंड थिंग दैट एविएशन, जो फ़ायदा एविएशन ने मुझे दिया है, वो ये दिया है कि पॉइंट डिसीजन मेकिंग मैं करता हूँ। आपके जब इंजन में आग लग जाती है तो आपके पास ये टाइम नहीं है आप कॉन्फ्रेंस बुलाएं अभी और लोगों से पूछें अच्छा जी आपका क्या ख्याल है, मैं इंजन के साथ क्या करना चाहिए। आप चेकलिस्ट फॉलो करते हैं, डू इट राइट देयर एंड देन। तो मेरी जो डिसीजन मेकिंग है वो फौरन होती है, और जो कर लिया अब चलो। तो वो SOPs अपने जहन में ऑलरेडी बने हुए हैं। वो ऑलरेडी एक एल्गोरिथम बना हुआ है कि अगर ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो वो होगा। पहली चीज़, मैं किसी क्लाइंट से आर्ग्यू नहीं करता। वो आता है, वो कहता है ये दिस इज गॉस्पल, ये ऐसा है, आई लेट देम स्टे इन दैट। आप गलत फहमी में रह लें, कोई बात नहीं, मैं आज आपको सिखा के क्या कर लूँगा। मेरा सर जो प्राइमरी मोटिव होता है किसी भी क्लाइंट को लेके, वो होता है इसको किसी तरह मैं कंसिस्टेंट कर दूँ। ओके, अब मेरे पास बंदा आया, दैट्स द गेम, दैट इज़ द गेम। अब बंदा मेरे पास आया, सारी रात का उसने खाना नहीं खाया हुआ, भूखा है, आज वो जिम करने आया और आज ही वो ज़िंदगी बदल देगा, वो आज वो फर्स्ट आ जाएगा। डाइट भी आज ही करनी है, वर्कआउट भी सारा आज करना है, और घर जाके भी कुछ नहीं खाना, और डाइट प्लान भी आप देते हैं, जो डाइट प्लान आप देंगे उसमें से भी मैं पिक एंड चूज़ करूँगा कि क्या मैं खा सकता हूँ। बस उसकी लाइफ में चेंज सिर्फ ये वर्कआउट चेंज आया, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि यार आप चिल करो, अपनी लाइफ आपकी जैसे चल रही थी आप एज इज चलाओ। एक वेरिएबल, एक मूविंग पार्ट एट अ टाइम हम चेंज करेंगे। अभी आपने जिम आना शुरू किया, 2 हफ्ते कोई चीज़ आपने नहीं चेंज करनी अपनी लाइफ में। आप जो खा रहे हैं वो खाते रहें, कोई दवाइयों की कैबिनेट उठा के ना ले आए घर पे कि अब मैं ये भी सप्लीमेंट लूँगा, ये भी लूँगा, ब्लड टेस्ट भी करा रहा हूँ और प्रोटीन भी आज हाई कर रहा हूँ। एक बंदा जो 20 ग्राम प्रोटीन ले रहा है, उसको एक दिन में आप 200 पे लेके जाओगे, उसकी बॉडी बर्दाश्त नहीं करेगी, डाइजेस्ट ही नहीं करेगी प्रोटीन। सही बात है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज द वे देयर। पहले आप कंसिस्टेंटली जिम आते रहें। जो एक्सरसाइजेज मुझे अच्छी लगती हैं मैं उसे बताऊंगा, नहीं पटेगा जो उसको अच्छी लगती है वो कर ले यार, कोई बात नहीं। आपको पहले कुछ दिन कंपाउंड्स नहीं करने, हालांकि मैं कंपाउंड की तरफ लेके जाता हूँ। आपको बाइसेप कर्ल करना है, चलो कोई बात नहीं, हम बाइसेप पंप करते हैं। आपको क्रॉसफिट करना है, हम कराते हैं। फिर बहुत सारे ना क्लाइंट्स एक्साइड होते हैं, वो हमें इंप्रेस करने के चक्कर में होते हैं। आपको पता है मैं क्या कर सकता हूँ? फिर मैं उन्हें देखता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ, बिकॉज मेरा मोटिव ये है। सर देखें, जिम वाले जिसने आपसे साल के पैसे ले लिए, वो यही चाहेगा कि आपको 10 दिन में जलीलो ख्वार करके घर भेज दे, आप पूरा साल ना आए। इस तरह बरकत नहीं बनती, इस तरह बिजनेस नहीं होता, ये काम मैं नहीं करता। सही बात। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो बंदा आ जाए वो सबसे पहले तो कल आए। बहुत दूर की हम नहीं सोचते, एक तो वो कल आ जाए,
एंड देन उसका हम दिल लगा दें यहाँ पे, एक कम्युनिटी बना लें, जिस तरह ये वर्कआउट करता है उस तरह कोई क्लाइंट इसको ढूंढ दें, किस टाइम में आता है, लेट्स से अगर कोई इंट्रोवर्टेड है तो उस टाइम में ना बुलाएं जिस वक्त ज़्यादा रश होता है, उसका टाइमिंग डिफरेंट कर लें। अगर वो कुछ अरसा लेट्स से बाहर जाता है तो उसकी प्रोग्रामिंग हम कर दें। अगर उसके लेट्स से बच्चे हैं तो उनके बच्चों को हम किसी एक्टिविटी में डाल दें, हम उनसे कोशिश करते हैं एंगेज रखने के मौके ढूंढते हैं आप। सर हम तो पूरी कोशिश करते हैं। हम अगर यहाँ आपके दोस्त बनवा नहीं सकते तो आपके दोस्तों से हमें मिलवाओ, हम उनको बुला लेते हैं, एक वर्कआउट फ्री में करा देते हैं आप। ये हमने सर बेसिकली जो मॉडल हमने बनाया है वो जगह हम ऐसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ एक्सरसाइज करने का दिल करे। आप आए, कोई चीज़ वो पत्थर पे लकीर नहीं है कि आज तो हमने ये करने हैं, इतने रैप इतना वेट, कोई चक्कर नहीं है यार। यू कम, यू हैव फन, इनिशियली यू कैन डू व्हाट यू लाइक डूइंग, इवेंचुअलिटी में यू विल फाइंड आउट व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट वर्क एंड देन यू विल डू मोर ऑफ दैट। आपने इनिशियली कंसिस्टेंटली जिम आना शुरू कर दिया, उसके बाद हम न्यूट्रिशन को छेड़ते हैं 2 वेरिएबल टोटल, एक कैलोरीज एक प्रोटीन। उसके अलावा हम किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते। हम नहीं कहते कि जी ये चिकन को क्योंकि स्टेरॉइड्स लगे हुए हैं तो आप ना खाएं, आप देसी मुर्गी ले आएँ। हम ये नहीं कहते कि नहीं जी ऑर्गेनिक नहीं है ये वो नहीं, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। हम इतने पढ़े लिखे मीठा बंद कर दो, रोटी चावल बंद कर दो। सबसे पहले तो ये शौक लगता है ना लोगों को। और हम सर किसी चीज़ से आपको मना नहीं करते। आप मुझे कहेंगे मैं केक खा सकता हूँ, हम कहेंगे फाद भाई बिल्कुल खा सकते हैं, पहले प्रोटीन खा लें। आप बोलेंगे और समोसा और ये और वो, भाई आप सब खा सकते हो, कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ आपने मेरा काम पहले करना है, आपने प्रोटीन सर्विंग अपनी पूरी करनी है, फिर आपका जहां दिल करे जो चाहे आप खाएं। ऑटोमेटिकली वहां से कम हो जाएगा उसकी क्योंकि आपकी बॉडी मांगती है अमीनो एसिड्स है, वो आपने दे दिए, भूख तो आपकी खत्म हो गई। अब आप जाएंगे भी तो एक स्कूप आइसक्रीम खा लेंगे, दुकान तो पूरी नहीं खाएंगे। सटाइटी लेवल बढ़ गया आपकी, सेशिएट हो गया। सही है, हाँ सही है, इट मेक सेंस। तो सर स्लोली एंड ग्रेजुअली आई लेट देम प्ले एंड यू नो वेयर यू प्ले वेयर यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी। छोटे बच्चे होंगे ना, आप अपने बेटे के साथ कहीं होंगे, उसको पता होगा अब्बू हैं, वो घूम फिर के कहीं से आ भी जाएगा। वो ही नोज मैं कहीं खोऊंगा, कहीं घूमूंगा, मैं एक आवाज़ दूंगा, अब्बू आ जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस है उसका। एक मेंबर जो आपके पास आ रहा है, ही शुड हैव द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस टू डू व्हाट ही वांट्स टू डू, टू बी एबल टू एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज। क्या पता आप उसको बॉडी बिल्डर बनाना चाह रहे हो बट वो कल को ना निकले फुटबॉलर उसके अंदर देखो, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो कार्डियो करते करते वहां निकल जाए वेयर हिज स्किल सेट्स आर। इसका मतलब है कि आपको प्रेफरेंसेस देखनी है बट प्रिंसिपल्स नहीं छेड़ने। प्रिंसिपल्स पे रहते हुए आपको एक स्वीट स्पॉट देखना है कि भाई उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसकी इंक्लिनेशंस क्या हैं और प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं। साइंटिफिकली उसे किस तरह हमें मोटिवेट करना है और किस तरह स्टिक कराना है। अगेन बात वही आ गई, कंसिस्टेंसी पे किस तरह लेकर आना है। वो मैंने एक बात मैंने बोली थी, तो एक बंदे ने मुझे कहा कि यार मुझे जिम में मिला, कह रहा है फाद भाई आपको ना मैंने फॉलो करना शुरू किया था आपकी एक बात से। तो मैंने वो कौन सी बात है, अच्छा ये थोड़ा सा वो होता है कि यार कौन सी बात है। बोला आपने एक जगह कहा था कि इफ़ यू कांट बी कंसिस्टेंट बी इनकंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट। मेरा कहने का मतलब ये था कि भाई आप पीर को जा रहे हो, मंगल को टाइम नहीं मिला, बुध को टाइम नहीं मिला, जुमेरात को मिल गया। अगर मंगल पीर को 1 घंटा मिला तो जुमेरात को आधा घंटा मिला है, ठीक है आप करके आ गए, फिर आपकी 3 दिन की छुट्टी हो गई, फिर अगले पीर को आपने दोबारा किया। तो इसका मतलब है कि एक हफ्ते की कई स्टडी आ गई आपके पास। तो मैं कहता हूँ भाई एक स्टडी ये जो है ना, इसी को कॉपी पेस्ट कर दो अगले 4 हफ्ते, इसी को कर दे भाई, नहीं जाओ अपने ऊपर। मतलब पीर को जाओ और आधे घंटे लो, अगर टाइम भी हो ना तो बोलो नहीं पीर को 1 घंटा किया था, जुमेरात को आधे घंटे किया था, तो अब अगले हफ्ते भी यही पैटर्न करूँगा, भले मेरे पास ज़्यादा टाइम हो, नहीं ये करो क्योंकि तुम्हें शौक नहीं है अभी, तुम्हें शौक डेवलप करना है। तो जब 3-4 हफ्ते आ जाएंगे, थोड़ा सा ट्विक कर दिया आपने, उसको आगे कर दिया, कुछ कर दिया। लेकिन ये बात जहन में रखें कि ये बात हमेशा जब होती है जब आप 2 तरह की चीज़ें होती है। एक तो आप जा रहे हैं और आपकी शादी होने वाली 1 महीने बाद और आपको शेरवानी में फिट आना है, उसमें डायनामिक्स डिफरेंट होंगे और आप बोलते हो यार मुझे करना ही करना है ये, सही है। तो उसमें तो इसका मतलब है कि आप रिवर्स इंजीनियर आप करोगे तो जो भी एक्सट्रीमिटीज़ होंगी आपको करना होगा। लेकिन एक ये है कि आपके पास आपकी शादी वादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, आपका काम है, सब कुछ है, तो आपको 1-2 महीने में कुछ नहीं उखाड़ना। अब आप साल का जहन में लेके चलें और जब आप साल को रिवर्स इंजीनियर करेंगे तो एक्सट्रीमिटीज़ थोड़ी सी लीनियंट हो जाएंगी। अब उतने एक्सट्रीम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अब उतनी क्वांटिटीज़ कम करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसको डिफ्यूज़ कर दिया एक लंबे टाइम स्पैन में। ये चीज़ें समझानी बड़ी ज़रूरी होती हैं। और एक तो ये होता है ना कि यार 2 तरह की चीज़ें मेरे पास होते हैं कि यार कुछ लोग होते हैं कहते हैं यार एक्सरसाइज करो कुछ भी खाओ,
कोई मसला नहीं। मैंने कहा हाँ पावर लिफ्टर बनना है तो ठीक है लेकिन बॉडी रिकॉम्पोजिशन करनी तो ये नहीं हो सकता है कि एक्सरसाइज में करता रहूँगा बाकी कुछ भी खाता रहूँगा। इट डजंट वर्क लाइक दिस। तो ये भी पहले जहन में रख लो कि गोल क्या है, कि भाई स्ट्रेंथ तुम्हारी बढ़ती रहेगी, तुम आप आलू से बड़े आलू बनते रहोगे, तरबूज भी बन जाओगे, गो अहेड। लेकिन सर पता है शौक आने दें, शौक आने दें। आई वेट फॉर इट, आई वेट फॉर द क्लाइंट टू कम आउट एंड से कि यार अब मुझे ना बॉडी फैट कम करना। हाँ, इसका मतलब है कि उसने अब वो कर लिया जो करना चाहता था। हाँ। अब वो बोलेगा यार ये मैं कर तो रहा हूँ और मैंने देख लिया नहीं हो पा रहा जो मैं चाह रहा हूँ, चलो इस तरफ आते हैं। That's also a good approach. And there are so many different ways in which I diet my clients down. कोई बंदा होगा सर, वो आप उसको डेफिसिट पर डालो, ऐसा ज़बरदस्त श्रेडेड खड़ा होगा बिना मूड ख़राब हुए। कोई बंदा होगा आपने पहला दिन डेफिसिट डाला, उससे ना लग रहा होगा वेट, ना उसका दिल कर रहा होगा कुछ करने का। दिया आपने हाँ, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। पर वेट लॉस के तरीके भी मेरे हर क्लाइंट के डिफरेंट है। मैं सबको एक डाइट प्लान नहीं देता। ऐसे ही देयर आर सर्टन पीपल जिनकी प्रेफरेंसेस डिफरेंट हैं। कुछ लोग हैं जिनको मैं रिफीड डेज एवरी वीक देता हूँ, कुछ लोग हैं जिनको मैं चीट डेज एवरी वीक देता हूँ, कुछ लोग हैं जिनको मैं एवरी डे उनकी डाइट जो है वो फर्क होती है। हाँ, बहुत सारे लोग IF करते हैं। IF मैं पर्सनली नहीं करता, ना मैं बिलीव करता हूँ कि किसी को करनी चाहिए, बट देयर आर सम पीपल जो कंसिस्टेंटली IF के थ्रू रहते हैं। हाँ, और उनकी एक क्लॉक सेट हो गई है और वो कंफर्टेबल है उसमें। तो इससे अगर उसको बेहतर भूख हाँ, नहीं लग रही और उसको रात को बहुत ज़्यादा लग रही है और आपने चेंज वेरिएबल्स करके देखे और फिर भी वो यही कर रहा है, तो देन लेट हिम डू व्हाट ही इज डूइंग। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्रोटीन टाइमिंग इतनी ज़रूरी नहीं जितनी आपकी ओवरऑल प्रोटीन की Intake है। क्वांटिटी है। सही कह रहे हो। तो एक मील में लेता है, ले ले यार। हाँ, नहीं सही कह रहे हो, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं ये पॉइंट मिस हो जाएगा, मेरे जहन में आया अभी बैक स्टेज में हम बात कर रहे थे और आपने शुरू में ही बात की कुछ, आपने नमाज के बारे में कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात की थी। अल्लाह खैर सर। तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि बहुत दफ़ा ना मैंने कुछ ऐसे हजरात से बात हुई, बड़े अजीब अजीब से लोग हैं हमारे माशरे में भाई। मैं कभी कभी मुझे हैरत होती है कि यार ये भाई तू इतना सोच लेता है तो कोई पॉजिटिव सोच ले ऐसा। जी, अल्लाह ताला के बनाए हुए जिस्म में आप चेंजेस कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी गलत बात है। सही है। ये नहीं एक्सक्यूज़ का कुछ और ही लेवल है ये। वेरी नाइस। ठीक है, ये गैलेक्सी से भी आउट चला गया है। और कुछ लोग हैं, ज़ाहिर है मुफ्ती तारिक मसूद हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े मशहूर हैं और डेफिनेटली वो खुद भी एक्सरसाइज करते हैं और इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, लेकिन इसके साथ एक और सेक्टर भी है जो बेसिकली कहता है कि नहीं करना चाहिए कुछ भी। तो मुझे बताएं कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपने क्या समझा, क्या आपकी लर्निंग्स रही हैं एज़ फार एज योर पर्सनल या फिजिकल डेवलपमेंट इज़ कंसर्न, योर इमोशनल डेवलपमेंट इज़ कंसर्न। Sir, I don't preach religion. I don't think I am educated enough in this regard. But there are certain things that I have changed in my life that have given me a lot of confidence, a lot of peace, and have elevated my self-improvement process. पहली चीज़ मैंने जब सीखी ये कि रिस्क मेरा मुझे मिलेगा, इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। अपने कंपटीशन को पहले मैं देखता रहता था। कंपैरिजन्स तो आप करते हैं, लेकिन मैं पहले compete भी करता था और हमारे पाकिस्तान में टांग खींचने का रिवाज भी बहुत ज़्यादा है। फिटनेस तो खास तौर पे ज़्यादा है। हमें लगता है कि अगला बंदा जो है ना हमारा रिस्क ले जाएगा। हाँ, ये लैक ऑफ फेथ है सर, unfortunate. ये लैक ऑफ फेथ है। कोई कंपटीशन नहीं है। नंबर 2, आपने इसी पॉइंट को रखते हुए आपको मैं बताऊं कि जितने लोगों के साथ आप कोलैबोरेट अलायंस करके आपका रिस्क उनसे जुड़ता ही है। अकेला कोई फर्क पाए नहीं बड़ा होता है। एब्सोल्युटली। ऐसे ही। एंड मैंने ये देखा है सर, जितने लोग अब बुच एथलेटिक्स में मेरे साथ, बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, रीशेप वाले हैं, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफ़र कर रहे हैं हमारे पास अभी, और बहुत सारे हैं हमारे पास। रेस्टोरेंट्स वाले आए हुए हैं, एक स्नूकर वाला आया हुआ है, फिर हमने और भी बहुत सारे अभी क्लोथिंग ब्रांड्स के साथ हम कर रहे हैं कोलैबोरेशंस। एंड इट इज़ जस्ट सच अ वेरी नाइस प्रोसेस ऑल टुगेदर। द अमाउंट ऑफ success that I have gotten, I could not have gotten by myself. बिल्कुल। Not without my team, not without my allies. तो इसने एक तो बहुत सर मुझे सक्सेस दी। दूसरी चीज़, अब वेरिएबल्स तो बहुत सारे चेंज हुए हैं, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली किसको करना चाहिए। नमाज मैंने पक्की की थी बिकॉज ऑफ माई डिसिप्लिन इन द जिम, नॉट द अदर वे अराउंड। मैं क्योंकि सुस्त नहीं था और क्योंकि जब फेथ आया तो अल्लाह सुब्हान ताला का हुक्म है कि 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है, तो अब मैं पढ़ता हूँ।
और सुस्त मैं नहीं हूँ, सुस्ती की वजह से मैं नहीं छोड़ता। नमाज का मुझे लज्जत आते आते कोई 3 साल लग गए, तब जाके अब मुझे नमाज का मज़ा आना शुरू है। एक ज़माने में हम शायद नमाज इसलिए पढ़ते थे ताकि दोज़ख में ना आ जाए, अब नमाज पढ़ने का दिल करता है। तो these are the aspects where religion has helped me substantially, sir. झूठ अगेन नहीं बोलना चाहिए, और एक झूठ के पीछे कितनी बड़ी साइंस खड़ी हो जाती है और कितने आपको और बोलने पड़ते हैं। इसके ऊपर तो किताबें लिखी गई हैं। सही बात है। एंड बीइंग अ बिजनेस ओनर और ब्रेड विनर, आपको तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। इट्स वेरी सिंपल सर, अगर मैं गीबत नहीं कर रहा तो मेरी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, अगर मैं हम्बल हूँ मेरी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, और किसी के लिए अच्छा नहीं है। अगर मैं इस दुनिया में किसी के काम आ रहा हूँ तो मेरी नींद ही रात को बेहतर हो रही है यार। मेरी अगर सोच ये है कि आज का दिन मैंने अच्छा गुजारना है तो गुजर जाएगा, अल्लाह ताला पे भरोसा है, फिक्र नहीं है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। वो चीज़ जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उस पर मैं टेंशन लेके क्या कर लूँगा, और वो चीज़ जो मेरे कंट्रोल में है उस पर मैं टेंशन लेके क्या कर लूँगा। एक ना बड़ा मज़े का, थोड़ा सा रिलीजन से हट के बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है कि द मोमेंट यू एनकाउंटर प्रॉब्लम, एक आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस होता है जिसको वो डिफाइन करता है एज व्हाट मोमेंट। जितनी देर आप व्हाट मोमेंट में गुजारते हैं उतना टाइम आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, फिक्सेट हो गए। जो ही आपने कोई बुरी खबर सुनी, बाबर भाई स्विमिंग पूल का जो गीज़र है वो ख़राब हो गया, मुल्तान भी ठंडा है, पूल भी ठंडा है, अब मैं 4-5 घंटे इस बारे में सोच के रो सकता हूँ, रोना मुझे आता है, कोई बात नहीं, या मैं इसका सोल्यूशन ढूंढ सकता हूँ। जितनी देर मैं ब्लेम गेम खेलता रहूँगा, कैसे हो गया, किसने किया, क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कैमरे दिखाओ मुझे, ये करो वो करो, उतनी देर मैं सोल्यूशन नहीं ढूंढूंगा। जितनी देर मैं नया गीज़र ऑर्डर कर दूंगा उतनी जल्दी वो आ भी जाएगा, चल भी जाएगा। तो रिलीजन हैज हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड बेटर सर। और इसमें बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने अमर भाई ने की थी मेरे पॉडकास्ट पर। वो कहते हैं कि हाउ मेनी सीड्स इन एन एप्पल एंड हाउ मेनी एप्पल्स इन अ सीड। तो नेचर एक्चुअली टीचेस यू दिस अबंडेंस प्रिंसिपल है कि आप किसी को हेल्प आउट करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे देखिए 2 तरह की चीज़ें हैं। आप मेरा कंपटीशन भी हैं, मैं आपका कंपटीशन भी हूँ, हम सारे एक दूसरे के कंपटीशन में हैं, वी ऑल एग्री टू दैट, ठीक है। वो एक हेल्दी कंपटीशन है, ठीक है। आप मेरे साथ बैठे हैं, मैं आपके साथ बैठा हूँ, बट अगेन बात आती है, मैं हमेशा कहता हूँ 2 तरह की चीज़ें हैं। क्या मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ या मैं अपनी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा हूँ। अगर मैं अपने लिए काम करूँगा ना, मेरे पास 10 क्लाइंट्स आएंगे। मैं इंडस्ट्री के लिए काम करूँगा, मेरे पास 1000 क्लाइंट्स आएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ कोऑपरेशन वर्क्स, दिस इज़ हाउ बिगर एंड ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जिनको पता है कि यार काम किस तरह करना है। एट द एंड पाकिस्तान की आबादी, आप कराची मुल्तान की आबादी उठा के देख लें, आप अकेले नहीं केटर कर सकते पूरे मुल्तान को, कोई केटर नहीं कर सकता, मैं अकेले केटर नहीं कर सकता। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मैं किसी की टांग खींचना शुरू करता हूँ, मुझे पता है वो सही आदमी काम कर रहा है, तो भाई आई नीड मोर ऑफ सच पीपल, क्योंकि अगर वो अवेयरनेस फैलाएगा तो मेरा पाए भी बड़ा होगा जी। तो ये बहुत समझने वाली चीज़ है, और ये अल्लाह का कानून है, मतलब देखा जाए। कंपटीशन देना जो है दैट इज वाजिब ऑन यू कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहें। आज आप करेंगे तो आपकी कंपटीशन करेगी ना, ग्रेटर गुड के लिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि एट द एंड आपका क्लाइंट ही फ़ायदे में आएगा, क्योंकि मैं कंटेंट बना रहा हूँ, आप कंटेंट बना रहे हैं, एक बात कर रहे हैं, आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, मेरी स्टोरी अलग है, आपकी स्टोरी अलग है, फिर हम दोनों साथ बैठ के कर रहे हैं, फिर एक कहते हैं ना कि कोलैबोरेशन से अलग स्टोरीज निकलती हैं। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अगर अकेले सोचने बैठूं तो मैं वो चीज़ नहीं सोच सकता जो मैं सवाल के थ्रू आएगा, या किसी की स्टोरी से मुझे अपनी स्टोरी याद आ जाएगी। तो ये जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होती है ना, मैंने खुद अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें नोट की, क्योंकि आई एक्चुअली टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो बहुत दफ़ा क्या होता है कि कुछ ऐसे कनेक्शंस बनते हैं जो कि नॉन फिटनेस कनेक्शंस होते हैं, फिटनेस में आ रहे होते हैं, जैसे कंसिस्टेंसी की बात की, स्किल डेवलपमेंट की बात की, ये सारी चीज़ें नॉन फिटनेस बातें हैं ये, लेकिन फिटनेस में हूबहू अप्लाई हो रहा है। अगर बिजनेस हेल्थ की बात हमारे पास होती थी, 9 to 5 में थे, बिजनेस हेल्थ ख़राब है, बिजनेस हेल्थ ख़राब है, तो भाई पर्सनल हेल्थ भी ऐसे ही ख़राब हो रही है, तो लोग समझ नहीं रहे। दूसरी बात, आपने नमाज की टाइमिंग की नमाज, अच्छा सिंपल सी बात है कि अल्लाह का शुक्र है फ़जर पढ़ता हूँ, लेकिन फ़जर अब देखा जाए तो मैंने स्टार्ट ही फिटनेस की वजह से की। अच्छा। क्योंकि तकरीबन कोई, जब मैं नेस्ले में काम करता था तो एक वक्त ऐसा आया था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा वो वक्त था कि मेरी बेगम लाते मार के, पहले अम्मा उठाती लाते मार के, फिर बेगम लाते मार के उठाती थी, तो मैं वो 2-2 मिनट की नींद लेने वाला आदमी था कि यार चाहिए ना, उठ रहा हूँ।
उसमें क्या होता था कि आप 9 to 5 तो 9 to 9 हो जाती थी। फिटनेस का शौक था, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही थी, पेट भी निकल रहा था, कल्ले भी मोटे हो रहे थे, यार क्या करूँ क्या नहीं करूँ, पैशन था। मैंने कहा यार इस तरह नहीं होगा, कोई ऐसा टाइम ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। तो गर्मियों के दिन थे, सुबह 5 बजे अजान हो रही सब कुछ। मैंने डिसाइड किया मैंने नमाज़ के लिए अलार्म लगाएंगे। तो वही हुआ कि जहन में फ़िटनेस थी उठ नमाज के लिए रहते। तो कहीं ना कहीं अल्लाह का शुक्र है, इट्स बिन लॉन्ग। तो अब स्टोरी बिल्कुल चेंज है, तकरीबन पिछले 6-7 साल से स्टोरी चेंज है। अब बेगम को मैं उठाता हूँ। प्रोग्रेसिव ओवरलोड है ना सर, प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। मैं जब हज से आया तो अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा लोगों के रोज़े ज़ाया हो जाते हैं, नमाजें ज़ाया हो जाती हैं, आप अपना हज ज़ाया मत करना, प्लीज़ नमाज पाबंद पढ़ना शुरू कर दो। तो अम्मी को मैंने बोला अम्मी मेरी फजर पे ना आंख नहीं खुलती। अम्मी ने कोई बात नहीं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने से पहले फजर की नमाज़ पढ़ लो, और बेटा जो सबसे छोटी सूरत सूरह इखलास हमें आती थी, उन्होंने कहा सबसे छोटी सूरत जो आती है बस वही पढ़ लो और सिर्फ फ़र्ज पढ़ लो। आहिस्ता आहिस्ता अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड होते होते ऐसे पहुँचे ऑटोमेटिकली पिछली सुबह लगती फजर के वक्त है, ऑटो पे आँख खुलती है, जितने बजे मर्जी सो जाऊँ मैं। सही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एथीस्ट्स हैं जानने वाले मेरे, जिनसे बातचीत होती है अक्सर, तो मैं अक्सर, हमारे एक दोस्त हैं, टीचर भी हैं मेरे, खुर्रम इलाही, जो इस्लामाबाद बेस्ड हैं। तो उससे बड़ी खूबसूरत बात, मेरे एक दोस्त, हमारी मुलाकात हुई थी, तो उनसे उन्होंने पूछा मेरा एक एथीस्ट खुर्रम इलाही से उन्होंने कहा कि मेरा एक एथीस्ट दोस्त हुआ करता था, उसने ये बात की। तो खुर्रम इलाही ने कहा कि अब कहाँ है वो? बोला अब मुलाकात नहीं होती। तो बोला आप बड़े अनफॉर्चुनेट आदमी हैं, क्योंकि आपके ईमान को पुख्ता करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि वो जो सवालात होते हैं ना, वो आपके ईमान को पुख्ता करते हैं कि यार ये कैसे, तो फिर आप ढूंढने निकलते हैं, फिर आप तगोदो में लगते हैं कि यार कैसे। मुझे लगता है जितनी बायोलॉजी, जितनी फिटनेस साइंस मैंने पढ़ी है, जितनी आज तक पढ़ रहा हूँ, आप कोई भी बुक्स उठा के देख लें, आप गट हेल्थ पे उठा के देख लें, आप मैं भी कुछ अर्से पहले भी एक बात कर रहा था कि देयर इज़ अ फिनोमेनन कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस, जो आप खाना हजम करते हैं, ईसोफेगस में पैल्पिटेशंस होती हैं जो खाने को नीचे लेके जाती हैं। ठीक है। इंसान को उल्टा लटका दो फिर भी उसका खाना हजम हो जाएगा, चला जाएगा ऊपर। उल्टा लटके हुए भी उसके स्टमक में चला जाएगा, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस है। तो कुदरत ने वो सिस्टम, तो समबडी हैज़ मेड इट ऑल ना। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि आप और मैं फिट फाट बैठे हुए भी हों, खुदा ना खास्ता किसी को भी टर्मिनल इलनेस की खबर आ सकती है, ठीक है, कैसे हुआ नोबडी नोज़। तो बहुत सारी चीज़ें आपके सिस्टम से आउट हैं, और वो उसका डिवाइन ही आंसर दे सकता है, और आपको नहीं पता। तो हाउ कैन यू डिनाई प्रेजेंस ऑफ ऑलमाइटी या कुछ इस तरह की चीज़। तो मुझे लगता है कि फिटनेस साइंस पढ़ने के बाद भी अगर कोई एथीस्ट है ना, शायद तो फिर ही और शी शुड लुक इनटू दिस। In fact, sir, there are a lot of people that are atheists that are more intelligent than those people who don't give a shit. There are a lot of people that don't care whether there is a God or whether there isn't. No, हमसे क्या लेना देना है, होगा ठीक है। ये रिसर्च आई है ओवरऑल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि जितने लोग फेथ के साथ हैं दे आर हैप्पियर जनरली। अगर आपकी, क्योंकि देखें लाइफ इज़ अनफेयर, कहीं गारंटीड नहीं है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फल इधर ही मिल जाएगा, वो सीन नहीं है। आप बहुत नेक हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी सी गुजर जाएगी, कोई गारंटी वारंटी लेके आप नहीं घूम रहे हैं। तो लाइफ इज़ अनफेयर। When you believe in greater good, when you believe in the hereafter, when you believe in doing what is right, फिर 13 साल के बच्चों को डिप्रेशन नहीं होती। When they know कि यहाँ पे कोई चीज़ है ऐसी, there is a power greater than me, सही बात, फिर ये नहीं होगा। सही बात है। और दूसरी चीज़ वो कहते हैं ना कि लाइफ इज़ गिफ्ट। मतलब सिंपल सी बात है कि आपको जब समझ में आता है, जब आप किसी खुदा ना खासा टर्मिनल इलनेस का शिकार होते हैं। मैं तो अक्सर सोचता हूँ कि जैसे हम नॉर्मली बैठे हैं, आपको नज़ला ज़ुकाम भी हो जाए ना, तो मुझे याद आता है कि यार उस वक्त मुझे क्यों नहीं याद आता, उस वक्त मैं ऑटो मोड पे क्यों चल रहा था जब ये मुझे नज़र नहीं होता। वो भी आपको जहर लग रहा होता है उस वक्त, ठीक है। दैट्स अ ब्लेसिंग टू। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप पिसल जाते हैं, आपको याद ही नहीं रहती। सर ग्रैटिट्यूड और एंजाइटी को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आपको स्ट्रेस और ग्रैटिट्यूड साथ हो ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, हो ही नहीं सकता। और ये आपका कहते हैं ना एंटीडोट है बेसिकली, ग्रैटिट्यूड यही है। मुझे ये बताएं कि इससे एक चीज़ और एक शाख निकलती है, हमारे रिलेशनशिप्स में जाती है, सही है। मुझे लगता है कि एक कुछ मिथ्स की बात करते हैं, फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, जो अक्सर मैंने देखा है लोगों को कि भाई अगर फॉर एग्जांपल उनसे कहा जा रहा है कि वर्कआउट करो या कुछ करो, तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि यार हमें कौन देखेगा, अब शादी हो गई है, सही है, ठीक है, अब बेगम है या फिर कुछ मसले हैं,
तो मेरा असल में एक पर्सपेक्टिव ये है कि यार आप जब शादी कर रहे होते हो या अपने बेस्ट बिहेवियर में होते हो, ठीक है, अपना बेस्ट पार्ट सामने रखते हैं आपके, यार मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, शादी वादी हो गई, ये धोखा नहीं हुआ कि यार अब तो शादी हो गई, अब तो हमारी हो गई, ऐसी की तैसी यार, मतलब ठीक है अब क्या है, ये धोखा है, क्योंकि आपने पहले बेस्ट अपने फॉर्म में रहे, उसके बाद आपने कहा यार अब तो घर की खेती है, क्या मसला है। आपका लाइफ पार्टनर भले फीमेल हो भले मेल हो, दोनों साइड से आपका बेस्ट हमेशा डिज़र्व करता है या करती है, तो उसके लिए अपने आप को बेस्ट फॉर्म में रखना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो और ये दोनों चीज़ों में काम आता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ माई वाइफ गिव्स मी सम रिस्पेक्ट या शी टेक्स केयर ऑफ माई न्यूट्रिशन या अच्छी चीज़ों का ख्याल रखती है, तो एक करिश्मा है जो घर के अंदर है, एक करिश्मा घर से बाहर भी है, क्योंकि कुछ फीमेल्स एक्चुअली लुक अप एट यू एंड दे हैव क्रश ऑन यू, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, आपका मेरा भी 10 लोगों पर क्रश होगा, ठीक है, ये एक नेचुरल सी चीज़ है। तो आप घर से बाहर घर के अंदर दोनों जगह पे सॉर्टेड भी होते हो। एंड करिश्मा इज़ अ वेरी बिग थिंग इन लाइफ। अगर करिश्मा नहीं है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल ज़िल्च हैं, आपकी बात में वज़न नहीं है, कोई क्यों सुनेगा आपको। फिटनेस, आपकी इमोशंस, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ नहीं, इन दोनों चीज़ों तीनों कवर करती है। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है बीइंग अ हस्बैंड? ज़ाहिर है आप बेटे भी हैं, आप बाप भी हैं, तो इन सब चीज़ों को लेके रिलेशनशिप में कितना फ़िटनेस को आपको हेल्प किया है, फिटनेस की स्टडीज़ ने, इसकी फ़िलॉसफी ने, और आप कितना अग्री करते हैं इन दोनों चीज़ों से? मैंने आपको बताया, मैं दोनों चीज़ों से 100% अग्री करता हूँ। आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ बीइंग, इफ़ यू आर अ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट, यू शुड वांट टू लुक गुड फॉर योर पार्टनर इनिशियली। तो पहली बात तो ये है कि यू शुड वांट टू लुक गुड फॉर योर पार्टनर, ये ऐसा मैं मानता हूँ। ये बात कर देना कि वो शैलो थोड़ी है, शी विल एक्सेप्ट मी एज आई एम एंड आई कैन बी गॉड नोज हाउ बैड लुकिंग, आई डोंट थिंक इट्स फेयर ऑन योर पार्टनर, बी इट अ वुमन और बी इट अ मैन. The second thing that I have noticed coming as a married man, married for the past 13 years, is that my wife takes pride in the fact that her husband looks good with his shirt off. बिल्कुल. She takes pride in it. The fact that girls look at me that way, the fact that men want to look like me, the fact that my son's fathers don't look like his father does, ये सारे सर मेरे फ्लेक्स हैं. हमने लास्ट टाइम बात की थी. ये सारे मेरे फ्लेक्स हैं जो मैं बड़ी हम्बली चुपचाप फ्लेक्स कर लेता हूँ. और आप बच्चों की किसी पेरेंट टीचर मीटिंग में भी जाते होंगे या फिर किसी स्पोर्टिंग इवेंट में जा रहे हैं और भाई ये कौन है, ये बड़े भाई हैं आपके. मुझे तो सर मेरे बेटे के दोस्तों ने पकड़ लिया वहाँ पे, सीनियर्स ने. एक पूरा उन्होंने वहाँ पे राउंड टेबल बना ली कि बताओ बॉडी कैसे बनती है, हमें बनानी है. और आपके बेटे के लिए कितना प्राउड मोमेंट होगा वो. मुझे मेरा बेटे ने जिस दिन कहा कि माय फ्रेंड वाज सेइंग योर डैड इज़ द कूलेस्ट डैड इन द स्कूल, मैंने सोचा पता नहीं कहाँ से ना मैं अब आई एम रेडी टू डाई. आई एम गुड. जो मैं इस दुनिया में करने आया था मैंने कर लिया, अचीव कर लिया, सब अचीव कर लिया. नहीं, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. ये मैं अक्सर बोलता हूँ कि यार हम अक्सर बोलते हैं कि आवर किड्स शुड मेक अस प्राउड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव पुट सम एफर्ट टू मेक देम प्राउड ऑफ यू टू. सही है कि कहीं ना कहीं अगर जाते हैं, फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत कंटेंट मेरे बेटे के जो दोस्त हैं उन्होंने देखना शुरू कर दिया है कुछ, तो वो अक्सर से पूछे होते हैं भाई तुम्हारे अब्बा कितना कमा लेते हैं. वो मुझसे आके पूछता है अब्बा आप कितना कमा लेते हैं. मैंने कहा ये तेरा डोमेन नहीं है. उससे बोला कि मिलियनेयर है मेरा अब्बा. None of your bloody business. मैंने उसको ये सिखानी शुरू कर दी हैं चीज़ें कि यार तुम्हारे अब्बा बॉडी कैसे बनाते हैं और तुम्हारी क्यों नहीं बनी. मैंने उनको बता दो आई एम जस्ट 12 years old, लुक एट मी व्हेन आई एम 16 and 18 वगैरह. तो लेकिन ये है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और अब ज़ाहिर है सोशल मीडिया का एक बम्बार्डमेंट है तो लोग पहले से देख लेते हैं चीज़ों का. दूसरी चीज़ मैंने नोट किया, चलेंगे तो रिलेशनशिप, दूसरी चीज़ कि यार हमें कौन सा लड़ना है किसी से जाके. ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि यार भाई थोड़ा सा ज़रा अपने आप को ठीक करो. और जैसे आपको देख लिया तो आप फाइटिंग फिट हैं, मतलब सिंपल सी बात है कि इसका मतलब कि यार कोई बंदा पंगा नहीं लेगा कि मसल शसल्स हैं और ये दुपट्टे उठाता है, कौन पंगे लेगा इससे. तो वो अक्सर ऐसा होता है कि आप ना एक बड़ा अजीब सा उसको इमेज देते हैं कि यार थोड़ी वेट लिफ्टिंग करो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, तुम्हारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बेहतर होगी, कुछ भी. बड़ा हमें कौन सा लड़ना है किसी से जाके यार. तो भाई हम कौन सा लड़ रहे हैं, मतलब मुझे नहीं याद पड़ता, खुदा ना खास्ता मुझे पिछले 10 साल में याद नहीं पड़ता मैंने किसी से हाथापाई की हो. लेकिन अक्सर लोग ये बोलते हैं. तो भाई ये चीज़ कहाँ से आ रही है? व्हाट डू यू से अबाउट दिस कि भाई ये क्या तरीका है? I think being able to beat somebody is a skill that one should want to have. पहली चीज़ तो ये है कि if push comes to shove, I'm able to take care of myself.
For ladies, I think it's even more important than for men. बिल्कुल ऐसी है. एंड दूसरी चीज़ ये है कि सर फिटनेस के इतने फ़ायदे, यू विल एज ग्रेसफुली. एक बंदा जो 90 साल की उम्र में पिछले 20 साल से बेड पे पड़ा हुआ है और एक बंदा जो चलते फिरते 90 साल का पहुंचा है, उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है. आप समझते हैं आप बूढ़े नहीं होंगे, आप कोई किसी बूढ़े आदमी से मिल तो लें, आपने वहीं जाना है. इवेंचुअलिटी में ये एक सच है कि हम सबने मर जाना है, लेकिन ये भी एक सच है कि मरने से पहले भी एक टाइम आना है उसको डिले जो कर सकते हैं बहुत आप. मुश्किल हो जाएगा अगर आज आपने ख्याल नहीं किया तो. ये कोई नहीं सोचता. आपका मसल गिर रहा है सर, अगर मैंने 90 साल की उम्र में 10 मिनट वॉक करनी है, आज मैं 10 मिनट भागूंगा तब वॉक करूंगा ना. मैंने अगर 90 साल की उम्र में या 80 साल की उम्र में ओवरहेड कंपार्टमेंट में ना बैग रखना है, आज मैं ओवरहेड प्रेस करूंगा तो कल को रख सकूंगा ना. कल को छोटे एक बच्चे को अगर मैंने उठाना है, अपने पोते वोते को, ग्रैंड चिल्ड्रन इंशाल्लाह मेरे होंगे, उनको उठाना है, आज डेडलिफ्ट उठाऊंगा तो कल वो उठेंगे ना. आप पहले अपना जहन बना तो लें कि आपने किस तरह का बुढ़ा होना है. अगर बना लिया है कि आई एम गोना सफर एंड आई एम गोना बी हैंडीकैप्ड, देन यार डोंट कम टू द जिम मैन. मैंने इस पे एक ऐसे ही मेरे जहन में बैठे बैठे आया था सर. वो एक राइम किया था, डिले द डिके. मैंने वी आर डिकेइंग बाय हुक और बाय क्रूक, वी आर गोना डिके बट यू कैन डिले दैट डिके. सही है. तो ये जो भी हम काम कर रहे हैं 40s में करते हैं, 50s में करते हैं, तो भाई इसका मतलब है 50s में आप शुरू करेंगे तो अगर आपका 60s में डिके आने वाला था तो हो सकता है 80s में आ जाए, क्योंकि अब आपने स्किल डेवलप करनी शुरू कर दी है. अगले 5 से 10 साल आपने लगा दिए तो वो चीज़ आगे चली गई, आएगी इवेंचुअली वहीं. लेकिन वही वाली बात आती है ना कि वो एक ऑथर ने लिखा था कि वी हैव बिन डिगिंग आवर ओन ग्रेव विद आवर ओन टीथ बट वी डोंट इवन गेट टू नो एवरी पासिंग डे. तो यही है, खाने पे कंट्रोल नहीं है, माइंडलेसली खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, समथिंग द बिगर पिक्चर इज़ नॉट क्लियर. नहीं क्लियर होती. मैं अभी सर वेकेशन पे जो गया था, पूरी फैमिली मेरी थी. वी आर माशाल्लाह 9 सिबलिंग्स. हमारे स्पाउसेस थे, हमारे बच्चे थे, कोई 40-45 लोग सारे उठ के एक फैमिली के मालदीव्स, पूरा कुरामाती हमने बुक किया हुआ था, पूरा जहाज़ हमने बुक किया हुआ था. तो हर एज का बंदा वहाँ पे था. यार आई टेल यू, नोबडी एंजॉयड द वेकेशन मोर देन मी. पूरा मालदीव्स यार मैं भागा हूँ. जो मैंने पानी में एंजॉय किया है, जो मैं थका नहीं हूँ. मेरी वाइफ एंड किड आर शिफ्टिंग टू मुल्तान इंशाल्लाह इन अगस्त. तो उनको मैंने बोला आप लोग शिफ्ट हो जाओ, थोड़ा सा मुझे आप लोगों को फिट करने दो. तो तुम लोग वेकेशन एंजॉय नहीं कर पा रहे यार, तुम लोग थक जाते हो. 10 मिनट की वॉक की थक गए. फिर कहीं जाना हुआ, कहीं खाना खाने दिल नहीं चाह रहा, इधर ही मंगा लेते हैं. ये कौन सी वेकेशन तुम लोग कर रहे हो यार. सही बात है. तीसरी चीज़ एक मैंने नोट किया कि यार ख़ास तौर पे ये 9 to 5 प्रोफेशनल में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और जितना वो आहिस्ता आहिस्ता अपने करियर में एक्सेल कर रहे होते हैं कि उनको ये सेल्फिश लगता है कि फॉर एग्जांपल बहुत दफ़ा देखा गया कि भाई 9 to 9 में जॉब करता हूँ, अब रात में आके मैं 1 घंटे के लिए जिम चला जाऊँ या अपने ऊपर काम करूँ, तो यार इज़न्ट दैट सेल्फिश. वो टाइम मेरी फैमिली का है. तो वो जो 3 पहिए हैं भाई आपके, आपका वर्क आपने केटर कर लिया, अब आपकी फैमिली केटर करने के चक्कर में आप तीसरा पहिया जो रक्शे के आगे का पहिया है वो आप नहीं कर रहा है, पीछे के 2 पहिए कैसे चलेंगे. ठीक है. तो ये भी एक जहन में आता है कि यार ये सेल्फिश चीज़ है, अपने आप पे काम करना या फिर अपने लिए टाइम निकालना विद दैट मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर योर शोल्डर्स. हर शौक में होता है सर, हर शौक में होता है. कोई अगर गेमिंग करता है तो उसको वो एस्केप मिल जाता है. ठीक है. बेगम से लड़के आया होता है, कोई चीज़ होती है तो वो उसके अंदर घुस जाता है. दोस्तों का किसी को शौक होता है तो जो कोई मर्जी मसला होगा वो उस दोस्त के घर रात को पहुंच जाएगा, वहीं जाके साथ दिन बैठ जाएगा. लोगों ने जिम को भी गलत तरीके से यूटिलाइज़ किया हुआ है अपनी लाइफ में कि जी ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के चक्कर में जा रहा हूँ, जबकि आपको यहाँ नहीं होना चाहिए. आपको जहाँ होना चाहिए वहाँ आप नहीं हैं और आप यहाँ एस्केप लेके आए हैं. तो बहुत लोग करते हैं. दैट इज़ द रीज़न वाई आई से एक्सरसाइज एंड जिमिंग इज़ नॉट लाइफ, इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ. हम यहाँ पे जो फिजिक बना रहे हैं वो आउट देयर जाने के लिए बना रहे हैं. सही बात. वी फेल हेयर ऑन आवर टर्म्स सो दैट वी डोंट फेल देयर. वी डिसिप्लिन आवरसेल्व्स हियर. दिस इज अ लर्निंग ग्राउंड. सही बात. दिस इज वेयर आई बिल्ड माई सेल्फ. तो बहुत सारे लोग करते हैं और मैंने देखा है हमारे जिम में भी, क्योंकि हमने सर एक कम्युनिटी बनाई हुई है जहाँ पे लोग बार बार आ जाते हैं. अब एक बंदा अपना वर्कआउट करके गया है, 2 घंटे बाद आपका क्या काम है यार यहाँ पे. सही बात है. क्योंकि मेरे दोस्त आए हुए तो मैं आया हूँ. तो पॉजिटिव्स हैं इसके, बट ये चाय के ढाबे पे जाने के बजाय आपके पास आके बैठ गए. एंड एज एन एस्केप तो आप कोई भी चीज़ गलत कर सकते हैं सर. ये बात है. एक चीज़ और है कि डाइट महंगी करनी पड़ेगी. मतलब
फॉर एग्जाम्पल यार डाइट में वो एवोकाडो तो नहीं होंगे, वो चिया सीड तो नहीं होगा। सबसे पहले ये सवाल आता है कि जहाँ डाइट आता है ना, दो चीज़ें आती हैं, एक महरूमियत और एक महंगी डाइट। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तानी कौम के लिए सच है, पहली बात सही कह रहे हैं। प्रोटीन पूरा करना महंगा है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट सस्ता है। तेल चीनी पे प्रॉफिट मार्जिन भी वो कमा लेगा, आप ज़्यादा पैसे भी जेब से ही निकालेंगे, आपका भूख फिल वक्त पूरी हो भी जाएगी, आप मोटे भी हो जाएंगे, बहुत सारी इशू। प्रोटीन महंगा है। लेकिन अगर देखा जाए तो चलें 4-5 सोर्सेज है ना, कि चिकन है, बीफ है, मटन है, फ़िश है, सही है। अब मटन फ़िश बहुत दफ़ा सीजनैलिटी या फिर प्राइसिंग की वजह से आउट हो जाती है, लेकिन बीफ और चिकन तो ऐसा है जो घरों में वैसे ही बन रहा होता है, ठीक है। तो मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि भाई कैलोरिक डेफिसिट के लिए जो तुम खा रहे हो ना, इसका मतलब है तुम ओवर एक्सपेंड कर रहे हो वैसे ही, तो तुम्हें तो एक्सपेंडिचर कम करना होगा। उल्टा हाँ, आपको चीज़ें माइनस करनी है, अपनी डाइट में ऐड नहीं करनी। तो इसमें महंगाई का कैसे आ गई? क्योंकि तुम पहले से ही गोश्त खा रहे हो, चीज़ें खा रहे हो, उसी को तुम्हें थोड़ा सा वो करना है। ज़्यादातर अवाम जो ओवरवेट है उनको खर्चे का इशू नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे इन देयर केस दे हैव टू रिड्यूस देयर डाइट। वैसे इंटेक ज़्यादा है उनका। बॉडी फैट को जाना ऑडियंस के लिए बताया, तो आप तो सर मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इस फील्ड में। आपकी बॉडी बेसिकली कैनिबलाइज करती है अपने आप को। योर बॉडी ईट्स इटसेल्फ। बिल्कुल। आपके बॉडी फैट को खा के वो सर्वाइव करेगी। एक बहुत लंबा फास्ट किसी का था, दैट गाय आई फॉरगॉट हिज नेम, 3 साल उसने फास्ट किया था ऑन ओनली ग्रीन टी, एंड ही लॉस्ट आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ पाउंड्स, और कुछ नहीं खाया उसने 2 साल। तो एब्सोल्युटली सर, फॉर पीपल इंटरेस्टेड इन गेटिंग द डाइट सॉर्टेड, इतना महंगा नहीं है। अगेन इतना महंगा जितना लोगों ने बनाया वो उतना नहीं है। प्रोटीन पाउडर एक ज़माने में जब रुपये की वैल्यू थोड़ी सी नीचे थी तो वो आपको सबसे सस्ता पड़ता था। अब वो भी आपको मुर्गी जितना महंगा ही पड़ रहा है। अच्छा, एक और बड़ी फनी सी बात है सर कि बहुत दफ़ा लोगों को लगता है कि यार जो स्टेज रेडी बॉडी बिल्डर्स होते हैं, बहुत वेल बिल्ट होते हैं, बड़ी फिजिक अच्छी है उनकी, वैस्कुलरिटी भी अच्छी है, मस्कुलरिटी भी अच्छी है, वो अच्छे फाइटर्स भी होंगे, या फिर अभी जाओगे एक चमाट में काम हो जाएगा। वो अक्सर पिट भी जाते हैं क्योंकि कोई जुजित्सु वाला है, कोई एथलीट है, कोई फुटबॉलर है, उसका स्टेमिना ज़्यादा है। तो ये भी थोड़ा सा आप डिफाइन करें कि ये डिफरेंस क्यों होता है और इसमें क्या फंडामेंटल डिफरेंस है, लोगों को जहन में रखना चाहिए कि यार एस्थेटिक्स का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप फंक्शनली फिट हैं। एक तो सर स्किल एक्विजिशन डायरेक्ट आ गया कि देयर इज़ अ सर्टेन स्किल दैट समबडी हैज़, तो वो भारी पड़ जाएगा, एंड उसकी भी देयर आर लिमिटेशंस। एक 6 फुट 5-6 इंच का आदमी जिसका वज़न तकरीबन 300 किलो होगा, उसको एक 100 पाउंड का आदमी मुश्किल ही बीट कर पाएगा जितना मर्जी स्किल लेवल हो जाए। तो देयर इज अ सर्टेन पॉइंट एट विच जाके इट बिकम्स फनी ऑल्सो, बट इन जनरल स्किल विंस ओवर साइज। दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड जिस ज़माने में मैंने बॉडी बिल्डिंग की एंड आई गॉट श्रेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एक दोस्त ने मुझे बोला मैं रनिंग जा रहा हूँ तो चलो साथ। मैंने कहा चलो चलते हैं, कोई इतना मसला नहीं। सर कोई 5 मिनट में भागा हूँ, उसके तो होंगे नहीं। उसके बाद मेरा कोई सांस था फूला, हालत ख़राब। अच्छा अब ना, क्योंकि फ़िटनेस में तो मैं उससे बहुत ज़्यादा टाइम से हूँ, उसने तो रनिंग अभी शुरू की है कोई महीना 1.5 महीना पहले। तो मैंने ये देखा कि यार ये फिज़िक बना के एक्चुअली आजकल बहुत ट्रेंड आया हुआ है कि व्हाट कैन यू डू विद योर फिजिक। फंक्शनल ट्रेनिंग बहुत सारे लोग कह रहे हैं, फंक्शनल बॉडी बिल्डिंग भी आ गई है, फंक्शनल फिटनेस भी बड़ा ट्रेंड चल रहा है। तो उसमें लोग ये पूछ रहे हैं कि क्रॉसफिट 2020 में आया, तो लोगों ने कहा कि यार एक बंदा है जो डेडलिफ्ट लगाता है बहुत सारा वेट, एक बंदा है जो बहुत सारे मील भागता है, क्या एक बंदा दोनों काम नहीं कर सकता? और क्रॉसफिट ने प्रूव करके दिखाया कि लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, दोनों काम हो सकते हैं। इनको हाइब्रिड एथलीट्स कहते हैं आजकल। And this is what I have now tried to become. Ab I can run a marathon and I can lift multiple hundreds of kgs. So I think इसका skill भी learn करना पड़ता है, and anything that you start, sir, initially is gonna suck. आप फुटबॉल खेलने जाएंगे, पहले दिन आपको गेम अच्छा ही लगेगा, 4-5 दिन बाद आप पहला गोल स्कोर करेंगे, फिर आपसे पूछेंगे गेम कैसा था। हाँ, और इसी वजह से ना ये जो फंक्शनल जो ट्रेनिंग स्प्लिट्स होते हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है यार, मतलब 99.9% बोलूँगा, अगर कोई 1 मसल अ डे कर रहा है ना और 10 साल से कर रहा है तो अजाब हो जाता है उसको अदरवाइज़ कन्विंस करना कि भाई तू PPL ट्राई कर ले, पुश पुल लेग्स ट्राई कर ले,
होल बॉडी अल्टरनेट डेज ट्राई कर ले, सवाल ही पैदा नहीं होता। कुंडी फंसी हुई है सर, हाँ। 2-3 दिन ट्राई करेंगे भी, हाँ। हफ्ता ट्राई करेंगे, वापस वहीं चले बोलेंगे वो पंप नहीं आ रहा, हाँ। और वो सोरनेस नहीं आ रही, और वो नहीं आ रहा, वो फंडामेंटल्स ही आउट है, जिसकी वजह से फंक्शनली वो ग्रो नहीं करते। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तकरीबन कोई 8 साल हो गए, 8 साल 2018 तक मैं यही वन मसाला डे वगैरह चल रहे थे, बस न्यूट्रिशन भी कोई हाथ में नहीं था भाई, कुछ भी खाते रहो करते रहो और फुल थ्रॉटल जाओ। अच्छा, उसमें रिडंडेंसी भी है, स्ट्रेट बेंच बारबेल से भी लग रही है, स्ट्रेट बेंच डंबल से भी लग रही है, फिर उसके बाद फ्लाइज डंबल से भी लग रहे हैं, फ्लाइज मशीन से भी लग रहे हैं। ये वही redundancy है। एक्सरसाइज 18 तरीकों से कर लिया आपने। हाँ, और जी। उसके बाद जैसे ही मैंने ये चेंज किया, तकरीबन शुरू के 3-4 हफ्ते कुछ इंटरनेशनल कोचेज हैं, मैंने उनके कोर्सेज लिए थे, उनको हायर किया था, तो उन्होंने जब डायनामिक स्प्लिट्स दिए तो मैंने कहा यार ये किस तरह की एक्सरसाइज है, ये चीज़ मैंने नोट किया। मैं समझाना शुरू करता हूँ लोगों को, तो लोग 2-3 हफ्ते बाद दोबारा औकात पे आ जाते हैं, बोलते नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा इसमें। जबकि मैं 8 साल हो गया, दोबारा मुझे आज तक याद नहीं है ना वन मसला डे पे दोबारा काम किया। आप स्प्लिट कौन सा यूज कर रहे हैं आजकल? व्हाट स्प्लिट आर यू यूजिंग? अभी तो पुश पुल चल रहा है, 6 डेज। एंड पुश पुल के अंदर ही लेग वर्कआउट? हाँ। लेग भी पुश पुल है, यानी कि बिल्कुल। आपका फॉर एग्जांपल अगर पुल है, हाँ। तो हैमस्ट्रिंग्स, बैक एंड बाइसेप, ठीक ये है। पुल में आ गया। पुश में आपके क्वाड्स काफ्स आ गए, और आपका चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स आ गया। ठीक है। बस उसमें ये कि इंटेंसिटी और वॉल्यूम थोड़ा बहुत मैं हर डे ऊपर नीचे करता रहता एंड हूँ। किसी दिन कोई मसल डोमिनेंट होता है, किसी दिन पुश का दूसरा डोमिनेंट होता बिल्कुल है, ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। एंड अपर लोअर भी करते हैं, एक दिन लोअर डोमिनेंट होता है, एक दिन अपर डोमिनेंट होता है। नहीं, अभी फिलहाल सिर्फ पुश पुल चल रहा है, तकरीबन अच्छा। पिछले 3-4 हफ्ते से। सही है, लेकिन ये भी मैंने किया है, तो मैं तकरीबन हर 6-4 हफ्ते बाद मैं चेंज करता रहा उन चीज़ों को। PPL ज़्यादा PPL होता है, पुश पुल लेग्स, क्योंकि वो मुझे लगा ज़्यादा थोड़ा सा ना आपको एक वॉल्यूम भी और इंटेंसिटी भी आप थोड़ा खींच लेते हो उसमें, लेकिन इसमें वॉल्यूम इंटेंसिटी थोड़ा सा प्ले अराउंड करना पड़ता है आपको। तो आपके एक कन्वेंशनल विजडम से काउंटर इंट्यूटिव जाता है ये चीज़, कि आपको लग रहा होता है काम नहीं कर रहा, लेकिन काम कर रहा होता है, क्योंकि आप बॉडी को कुछ नया स्टिमुलस दे रहे हो। तो ये साइंस समझ में नहीं आती अब लोगों के, लोग बोलते हैं नहीं यार ये अजीब सी बात है। सर मैं तो कहता हूँ अगर नहीं भी आती है ना तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। अगेन एज लॉन्ग एज यू आर कंसिस्टेंट, ये वेरिएबल्स 10 साल बाद मैटर ही नहीं करेंगे कि कौन सा स्प्लिट कर रहा था, कौन फुल बॉडी कर रहा था, कौन पुश पुल लेग्स कर रहा था, कौन सिंगल मसल कर रहा था। 10 साल बाद आप तीनों में फ़र्क बता के दिखा दें। क्यों? हाँ, कंसिस्टेंसी है तो कोई मसला नहीं है, ये भी अच्छा है। इनिशियल गेन्स जो है ना आपके, जो मैंने पहले साल में मसल फ्रेम पर डाला है, ज़िंदगी में दोबारा मैंने कभी नहीं डाला, ना मैं डाल पाऊंगा। एक बंदा जो मेरे पास आता है वो न्यूबी गेन्स का तो फ़ायदा उठा ले, सबसे पहले मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हाँ, न्यूबी में तो काम आ जाता है ये, खास और एज भी उसकी अच्छी है, या फिर कभी नहीं किया उसने, तो वन मसला डे भी काम आएगा उसके लिए, वो ज़ाहिर स्टिमुलस मिलेगा। दूसरी चीज़, ये जो कंसिस्टेंसी वाली गेम है ना, मुझे लगता है कि अगर वन मसल डे में ना, तो आप इनकंसिस्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आपने अगर मंडे को चेस्ट किया है, अगले मंडे मिस हो गया, उससे अगला मंडे मिस हो गया, तो आपका चेस्ट लंबा गया, और बीच में आपने प्लान किए हुए डेज, तो आपके बीच में 2-3 दिन गए, तो उसका मतलब आप 2-3 हफ्ते गए, 2-3 दिन नहीं गए। मैं ना ऐसे करता हूँ कि जिन लोगों को सिंगल मसल की आदत पड़ी हुई है ना, उनको मैं स्प्लिट ही ये कराता हूँ, लेकिन उसमें अपनी बच्चोदियाँ ऐड कर दूँगा। मैं क्या करूँगा, उसके आर्म्स डे पे उसको मैं बाइसेप में लगवा दूँगा चिनअप्स, और उसको मैं ट्राइसेप में डिप्स लगवा दूँगा। इनकॉर्पोरेट कर देना। जिस दिन शोल्डर वर्कआउट होगा उस दिन मैं हाई इंक्लाइन डंबल प्रेस लगवा दूँगा। हाँ, जिस दिन उसका शोल्डर डे हुआ उस दिन मैं ट्रैप्स लगवा दूँगा। समझ गया। तो हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं चीज़ों को कि मल्टीपल मसल्स लगते रहे, उसको लगे मैं शोल्डर ही लगा रहा हूँ, ठीक है। ये तो बाजू का वर्कआउट है। कंपाउंड सर बहुत ज़रूरी है। कंपाउंड जो है ना वो आपको डिफरेंशिएट कर देते हैं बिटवीन व्हाट इज़ अ वर्कआउट एंड व्हाट इज़ नॉट अ किंग मेकर है कंपाउंड। एब्सोल्युटली सही है। अच्छा, इसको कंक्लूड करते हैं। हमने बहुत सारी बातें की और बहुत मल्टीलेटरल लेवल पे बातें हमने की हैं आज, जिसमें हमने लास्ट टाइम वाली डिस्कशन कुछ टेक्निकल की थी, ये हमने कुछ नॉन टेक्निकल पे भी लेके गए, कुछ फिलॉसफी, कुछ मेंटल मॉडल्स, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ ना लोगों को पता तो है, हाउ तो पता है कैसे करना है, बच्चे को भी पता है कि बाई से पैसे लगता है ऐसे, लेकिन क्यों करना है, बिगर पिक्चर क्या है, वो ज़्यादा ज़रूरी है बात करना, खास तौर पे 39-40 जब आप क्रॉस कर रहे होते हैं। मैं तो कहता हूँ भाई 25 क्रॉस कर लिया ना, इंसान बन जाओ और फिलॉसफी पे आ जाओ कि भाई क्यों करना है, ताकि अगले 25-50 साल बेहतर हो जाए। जी मुझे लगता है आप मुझे बताइएगा, क्योंकि बुच एथलेटिक्स की फ़िलासफ़ी कुछ इस तरह की है, वो इसमें किस तरह आप हेल्प करता है आपके क्लाइंटेल को या आपका एज ए बिज़नेस। क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में, बल्कि इंडिया भी लगा लें आप, सब कॉन्टिनेंट में 2 ही बड़े मसले हैं, और ये 2 मसलों को इतना ज़्यादा उन्होंने रिडंडेंट कर दिया, जिसकी वजह से फ़िटनेस थोड़ा सा बैकफुट पे चली गई है, बदनाम भी हो गई है, क्योंकि इसके क्विक सोल्यूशंस नहीं है। एक तो वेट लॉस, हर किसी को वेट लॉस करना है, वेट लॉस इज़ नॉट सस्टेनेबल।
क्योंकि 100 kg का 80 kg वही वाली बात आ गई ना, फिर 60 kg तो क्या 40 kg पे आएगा वो। कहीं ना कहीं उसको वेट लॉस रोक के अपने गोल्स रीअलाइन करने हैं। तो वेट लॉस हमेशा नहीं चलता रहता और हर बंदे को वेट लॉस चाहिए। और फिर वेट लॉस के बाद वेट मेंटेनेंस इज़ द की। वेट लॉस के बाद अगर आप कोई ड्रास्टिक चेंज लेकर आते हो तो ऑटोमेटिकली फिर वो रिलैप्स भी कहीं गंदा ज़्यादा होता है। तो एक तो ये हो गया, हर किसी को वेट लॉस करना है, जो कि मुझे लगता है कि पॉइंटलेस गोल है। दूसरा पेट कम करना है, बाकी सब ठीक है, सिर्फ पेट कम करना है। अभी दोपहर में मैं वर्कआउट कर रहा था तो हमारे एक थे दोस्त, तो उन्होंने कहा यार देख तेरे भाई का ना ये सही है, ये सही है, सब सही है यार, ये बस ये निकल रहा है। हाँ, तो मैंने कहा भाई ये सबसे बड़ा मसला है कि अच्छा एक मज़े का खेस बात है कि अगर आपकी ओवरऑल बॉडी से, आपके चेहरे से, शोल्डर से फैट जाता है, तो फॉर एग्जांपल अगर 10% यहाँ से गया है और आपके पेट से पेस कम है जाने का, 2% गया है, तो ऑलरेडी लगता है ज़्यादा निकल आया बाहर क्योंकि इसका पेस कम है। तो स्टबर्न फैट इसलिए कमीना फैट है, सबसे पहले आता है, सबसे आखिर में जाता है, जान लेके जाता है, इसलिए स्टबर्न फैट है। तो मुझे लगता है ये दो गोल्स को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है फॉर द लॉन्ग रन, जिसकी वजह से फिटनेस जो है ना कुछ हफ्तों की स्टोरी से निकल के महीनों और सालों की स्टोरी पे आएगी, और सालों से निकल के लाइफ टाइम की स्टोरी पे आएगी, विच बिकम्स अ लाइफ स्टाइल देन। अदरवाइज इट्स नॉट क्विक फिक्स, नो क्विक फिक्स। ऐसा ही है। तो आपकी फिलॉसफी किस तरह इन दोनों चीज़ों को एड्रेस करती है? हम अगले के गोल को लेके चलते हैं साथ। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी डू। फॉर एग्जाम्पल वेट लॉस वाला गोल लेकर आए, वेट लॉस वाला गोल लेकर आए, 110 kg का आदमी हूँ मैं, हम कहेंगे गुड, यू शुड रिड्यूस वेट। बिल्कुल, वी कंप्लीटली एग्री। हम जब उसकी काउंसलिंग करेंगे, और उस वक्त नहीं करेंगे, ये हम करेंगे वर्कआउट के दरमियान, जब हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बीच में रेस्ट लेना होगा, 2-3 मिनट का रेस्ट चाहिए, अब हम क्या बात करें, क्या करें, तो वहाँ हम उसको थोड़ा सा छेड़ेंगे इस बात पे कि तुम्हारा ग्रेविटेशनल पुल कितना है इस दुनिया पे, वो इतना मैटर नहीं करता। वेइंग मशीन के ऊपर आपको कितने लोगों ने खड़े करके चेक करना है, इवेंचुअलिटी में सब ने आपकी फिजिक देखनी है। तो आपका वेट डज नॉट मैटर, द कॉम्पोजिशन ऑफ व्हाट इज इन दैट वेट मैटर्स। तो उस पे हम उसको कहते हैं कि स्ट्रेंथ पे आप फोकस करेंगे, मसल बिल्ड होगा। अगर आप स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे तो एस्थेटिक्स आपकी इंप्रूव होंगी कम वॉट में। आप पर अगर एस्थेटिक्स पे फोकस करेंगे तो एस्थेटिक्स भी गारंटीड नहीं है, स्ट्रेंथ तो दूर की बात है। हाँ। तो हम उनको उनके गोल्स चेंज करने की कोशिश करते हैं। इनिशियली हम नहीं छेड़ते, हम कहते हैं आप आ जाएं। दूसरा सर, पेट कम करने का जो सबसे बड़ा मेरा इशू है इन लोगों से, वो ये है कि स्पॉट रिडक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि बार भाई मैं बाइसेप की वेन कैसे निकालूं। उसके दो जवाब हैं। एक ये है कि आप बॉडी फैट कम कर लें, दूसरा है कि एक बिगर मसल विल लुक लीनर। आपका अगर मसल साइज एक सर्टन तरह पहुंच गया है तो पहले आप 12% बॉडी फैट थे और अब हैं, तो उसमें एक फ़र्क होगा उस मसल की डेफिनेशन में, बिल्कुल वो ज़्यादा डिफाइंड लगेगा। तो मैं कहता हूँ आप बाइसेप वर्कआउट कर लो। पेट पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे बेली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फैट का लेयर होता है। तो आप जितने मर्जी अंदर एब्डोमिनल मसल्स क्रिएट कर लें, आपको वो वी टेपर, वो श्रेडेड लुक नहीं आएगा जब तक फैट लॉस नहीं होगा। और फैट लॉस करने के लिए अगेन जो नॉर्मल रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप भागें ज़्यादा और खाएं कम। उसको भी हम चेंज करते हैं। हम दोबारा आपको मैं वहीं लेकर आ गया कि आप स्ट्रेंथ पे फोकस करें। स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे, मसल भी बिल्ड होगा, फैट लॉस भी होगा, एंड इवेंचुअलिटी में आपको एस्थेटिक्स भी मिल जाएंगे। और अगर आपका गोल एस्थेटिक्स है, हम आपको नहीं पटा सकते सर। हम आपको नहीं कह सकते आप लॉन्जेविटी, आपकी एज अच्छी होगी, ग्रेसफुल होंगे आप, आपकी मूड बेहतर हो जाएगा, नींद बेहतर हो जाएगी। नहीं बिकता बॉस। अगले ने यही कहना है भाई मैं ऋतिक जैसा कब लगूंगा, मुझे ये बताओ। वो फिक्सेटेड है ना उसका माइंड, उसको पता है, वो फिक्स माइंड सेट है उसका, और वो हटेगा भी नहीं सर। मैं आज तक नहीं हटा, वो कहाँ हटेगा। ऐसे ही है। और वो चले, आपको तो फिर साइंस पता है ना, उनको साइंस भी नहीं पता होती, फिर वो हॉप करते हैं, ट्रेनर टू ट्रेनर, जिम टू जिम हॉप करते हैं, सिर्फ इसी कि भाई जो हमारा मतलब का जवाब है वो मिल जाए। और ये जवाब बेचने वाले ही बहुत हैं भाई। फॉर एग्जांपल आप किसी के मुंह में अपना जवाब डाल रहे हो और उसको मुंह मांगे पैसे दे रहे हो, वो पागल है, आपको मना करेगा, बोलेगा पैसे ही मिल रहा है मुझे। और पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जहाँ लोग वैसे ही लूटने आराम से लूटते हैं। आप देखिए ना, ये जो स्लिमिंग क्लिनिक वाले बैठे हुए हैं, अल्लाह माफ़ करे, जिस तरह की वो डाइट प्रिस्क्राइब करके साथ में दवाई देते हैं, ऐसी डाइट कोई भी करेगा तो उसका वजन लूज नहीं होगा। 800,000 कैलोरी ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे कोई जादू की छड़ी है इनके पास, कोई दवाई पता नहीं कौन सी दे रहे हैं। मुझे लगता है ये जो एप्स की एक्सरसाइज करते हैं ना लोग, इसमें एक साइकोलॉजिकल फंडा ये है कि आपने क्रंचेस किए, अगले दिन दर्द होता है और आपको लग रहा था अंदर कुछ है,
अंदर एब्स बन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको लगता है ये ऊपर वाली लेयर भी पिघल रही है, जबकि ऐसा नहीं है। वो अंदर तो ज़ाहिर है मसल्स हैं, वो सोरनेस है रहेगी, लेकिन फ्लैप नहीं हटेगा तो वो नहीं निकलेंगे ना भाई। इसका मतलब ये है कि हो सकता है क्रिस्पी बन भी गए हो अंदर, लेकिन आपने कंबल ओढ़ के रखा हुआ है, अब आप कंबल लेके घूम रहे हो तो वो कैसे नज़र आएंगे? सर अगर एब्स आपको दिखाने, आई यूज्ड टू बी रॉन्ग इन 2017 आई डिडंट हैव एनी मसल्स ऑन माय एब्स, मैंने एब्स की ट्रेनिंग की नहीं थी। एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम जब मैं श्रेड हुआ तो मेरे एब्स नज़र नहीं आए, बहुत अच्छी लाइट में कभी दिख गए तो दिख गए। इवेंचुअली मैंने यही देखा कि आपकी एब एक्सरसाइजेज वही रेंज है, आपकी रेप रेंज वही है, 8 to 12 की रेप रेंज है, प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते हुए जाना है। हाइपरट्रॉफी की आप एब्स ट्रेन करेंगे, आपका एब्डोमिनल मसल बनेगा, और कोई एब्डोमिनल मसल बना के मोटा नहीं हुआ, हाँ, कोई मोटा नहीं हुआ, बहुत थोड़ा सा इतना फैट की लेयर और इतना मसल जो है वो बराबर होता है। और वो आपके फैट की लेयर को अफेक्ट भी नहीं कर रहा, नहीं, वो आपके मसल्स पे काम कर रहा है। फैट की लेयर तो आपके जो वो है ना, वो इन्फ्लुएंस हो रही है आपके खापे से, और किसी चीज़ से नहीं हो रही है, आपके फूड इनटेक से इन्फ्लुएंस हो रही है। क्योंकि वरना देखा जाए तो जो मेटाबॉलिक अडेप्टेशंस होती हैं आपके मसल्स पे हो रही हैं, लेकिन अगर आपने फूड चेंज नहीं किया हुआ और आप मसल्स पे काम किए जा रहे हो तो उसका मतलब फैट लेयर चेंज नहीं हो रही है आपकी। बहुत सारे लोग ओज़ेम्पिक के ऊपर खाना छोड़ देते हैं, उनकी बॉडी फैट लूज करती नहीं, मसल गिर जाता है सारा। हरकतें उन्होंने ठीक नहीं की, खा भी कुछ नहीं रहे, बिल्कुल ऐसे ही है। मसल गिरा देंगे। चलें बाबर भाई, थैंक यू सो मच यार, पहले से ज़्यादा फाद भाई इट्स बिन अ कंप्लीट प्लेजर, थैंक यू, मुझे प्लीज़ दोबारा बुलाना। ऑलवेज सर, आप जब भी आया करें ना कराची तो बता दिया करें, क्योंकि एक सेशन तो बनता है मेरा ख्याल से। डन बॉस, तो और मुझे पक्का यकीन है कि हर सेशन में अलग अलग चीज़ें होंगी, क्योंकि हम दो के बाद अलग अलग स्टोरीज होती हैं, क्योंकि हम तकरीबन रोज़ की बेसिस पे क्लाइंट्स डील कर रहे होते हैं या लोगों को डील कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी माशाल्लाह फॉलोइंग भी अच्छी है, तो बहुत सारे इनबॉक्सेस आपको भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, आप टॉक्स भी कर रहे हैं, सवाल जवाब भी सामने से आते हैं, तो आपके पास हर रोज़ नई स्टोरी आती है। तो मेरा तो ख्याल है कि अगर आपके पास कोई स्किल है और आप कंटेंट भी क्रिएट करते हो, आपका फीडबैक भी आ रहा है, तो हर हफ्ते में भी आपकी एवोल्यूशन हो सकती है। कह रही कि नई चीज़ आई है मेरे पास, ये कुछ नया है, डिस्कस करते हैं। और कोई प्रॉब्लम का हल सर आपको मिले ना, वो शेयर करना वाजिब है यार, ऐसे ही है, ऐसे ही है। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे फिटनेस नोबल हो जाती है जो हमने स्टार्ट किया था ना, हाउ इज इट अ नोबल प्रोफेशन। चलें और भाई, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में आपसे ही, और किसी और गेस्ट से भी इंशाल्लाह। तो जब तक हम इंतज़ार करेंगे इनके दोबारा कराची आने का। एक तो बस अनफॉर्चुनेट बात ये है, ये रहते मुल्तान में, तो कराची में होते तो शायद सीरीज़ भी हो जाती इनके साथ। तो फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त दें मुझे और बाबर भाई को। खुदा हाफ़िज़।